ये पूरे मूवी का होता है ना, हर चीज़ का एक कन्वे करना चाहते हैं, तो आप ये क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं थ्रू दिस मूवी तो एक जरिया है। नहीं सर, वही करना चाहते हैं कि अगर ये देख करके 5 बच्चे भी इंस्पायर हों कि हमको आर्मी ऑफिसर बनना, तो विल थिंक द जॉब इज डन। ये वो शूट है जिसमें लास्ट डे ऑफ शूट में रोया हूँ, जैसे भगवान मैंने कभी देखे नहीं है। तो इस पूरी शूट के दौरान ना मुझे समझ में आया कि यार ये जो सोल्जर्स है ना, ये एक्चुअल में भगवान है। यू नो, वी आर लिविंग पीसफुली बिकॉज ऑफ देम। और वो पूरी शूट के दौरान मुझे समझ में आया, और जब मैं उसको उतारा था आई गॉट इमोशनल। जिनकी लेगेसी फैमिलीज हैं कि परदादा फौज में थे, दादा फौज में थे, पिताजी फौज में थे, उनके लिए बहुत नॉर्मल होता है, उनके लिए उतना ये नहीं होता, हवा नहीं होता परिवार में कि फौजी बन रहा है। दूसरा ये है कि जो भी आम नॉन फौजी फादर्स हैं, दे ऑलवेज की फाइन, हाँ नहीं फौज होती है, फौजी है, फौजी है, सब मतलब बेटा फौज में जाना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं, पड़ोसी का। हमारा एक एक्शन सीक्वेंस था, तो गाड़ी के अंदर में और ब्लास्ट होना था। तो ब्लास्ट हो, वो कार का जो फ्रंट में ग्लास होता है उसका इतना सा कांच में मेरे यहाँ लग गया इतना सा ही ब्लड निकला और थोड़ा सा दर्द हुआ। तो मैं ऐसा आया, पूरी यूनिट आ गई मेरे पास, ठीक है, दौड़ के पूरी यूनिट आ गई मेरे पास दौड़ के, अरे भाई एक्टर को लग गई, ये हो गया। उस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ हम एक इतना सा कांच मुझे लगा, और वो सोल्जर जो वहाँ बैठा है, जो बुलेट्स आ रही हैं उसकी तरफ, ठीक है, वो क्या फेस कर रहा है। पहला बंदा जाता है, सेकंड गाय आईडी पे पाँव रखता है और ऐसे सामने वो उड़ता है ढप करके और नीचे भी छोटा सा उन्होंने बैम्बू का ऐसे करके ट्विस्ट करके मेटल थोड़ा सा केबल, एक्सप्लोजिव, बैटरी, डिटोनेटर लगा करके, और ऊपर से आप पाँव डालोगे और ऐसी फटी हर जगह, मतलब सर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये पूरे जगह में देखा यार 10-15 कम से कम बिछे हुए, और आपको पता नहीं सामने आपका बंदा रो रहा है, कढ़ा रहा है, और ओपन एरिया है नहीं, जंगल का एरिया है, आपको पता नहीं आपको पाँव कहाँ रखना है, और 200 मीटर पे आपका दुश्मन का कैंप है। जय हिंद दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास और हमारे बाकी सभी पॉडकास्ट से बिल्कुल अलग है। फिलहाल में रिलीज हुई सेना वेब सीरीज़ आपने देखी होगी, जो कि अमेजॉन पे और MX प्लेयर पे अवेलेबल भी है। आज उसी की टीम, TVF की टीम हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर है। इस वेब सीरीज़ की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ आर्मी ऑफिसर्स भी थोड़े थोड़े अपने किरदार करते हुए नजर आए, जिसमें कर्नल RK शर्मा, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, कर्नल राजीव भारवान, कर्नल मनोचा, विंग कमांडर उर्वशी और मैं खुद भी, हम सब ने इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं छोटा सा एक हिस्सा बनने का मौका पाया। राइटर और क्रिएटर आनंदेश्वर द्विवेदी, जो मेरे लिए एक भाई जैसा है, बार बार हमसे पूछता रहा कि इस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग या असली कैसे बनाया जा सकता है। इस पॉडकास्ट में हमने बड़ा खुलकर TVF की टीम से बात करी। हमने जाना कि रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ हीरोज में क्या अंतर है, और मीडिया का या मैं कहूँ OTT प्लेटफॉर्म का आज की डेट में नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में क्या हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं TVF की टीम के साथ इस पॉडकास्ट को। SSB एंट्रेंस एग्जाम सब लग रहा है कि इंटरव्यू देने आया है। नहीं पहले फॉर्मेलिटी के लिए मैं आप लोगों को वेलकम करना है। Yes, तो मैं yes. नहीं सीरियसली तहे दिल से हम आप लोग को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे शो में आए हैं। इनफैक्ट जी हाँ, अभी तक हम हमेशा ज़्यादातर फौजियों को बुलाते थे जो जा करके लड़ाई करते थे, बट आपके थ्रू हम एवरीबडी इन द बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री या इवन टेलीविजन इंडस्ट्री को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारी तरफ से, छोटे से तरीके से। क्योंकि एक होता है ऑपरेशन करना, एक बात है, बट वो ऑपरेशन को जब तक तरतीब से दिखाया ना जाए तो अगला जनरेशन जो है वो उनके जो वीर गाथाएं हैं या जो सेक्रीफाइस की स्टोरीज हैं कभी समझ नहीं पाएंगे।
Right. So yes, on behalf of us, we would like to thank all of you and everybody there जो हमारी स्टोरीज को सुनाते हैं। नहीं मैं तो आनंद को तो थैंक्स नहीं बोलूंगा मैं बिकॉज मैं इस पे तो हक है मेरा, तो मैंने बोल दिया था पहले ही ठीक है कि जब भी सेना रिलीज होगी तो आ जाना चुपचाप से। यस यस, बोला भी था कि आप बस मैसेज कीजिएगा कौन कौन चाहिए, सबको भेज देंगे। सेना बनी भी इसलिए क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिला है। हाँ मतलब वो तो उसमें डाउट ही नहीं है आप लोग से। नहीं सर, और थैंक यू सो मच पहले तो बुलाने के लिए, और दूसरा कि एक्चुअली राइटिंग के टाइम से ही आप दोनों को कहानी सुना चुका हूँ मैं, आपको दिल्ली आगे सुनाया था और सर से मलाड में इनऑर्बिट मॉल में मलाड में मिले थे, सर को पूरी कहानी सुनाई थी। हाँ उसमें एक्चुअली एक जो चीज जो मैं पर्सनली बताना चाहूंगा कि जो सर का जो एक एडिशन था, मतलब सजेशन था जिसको डाला अपन ने, जो मेरे को सबसे अच्छा थॉट लगा, जो पूरे शो को बहुत अच्छा कनेक्ट करता है, कि जब इसका इंटरव्यू हो रहा है ना तो वहाँ पे उसका एनालिसिस करते हैं ये लोग, तो वो बोलती है कि इसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी मेरे को इनकंसिस्टेंट लगती है, तो दैट कैन बी अ थ्रेट। और ये एक्चुअली सर ने बोला था कि मेक द सीईओ से कि एंड दैट माइट बी एन एसेट एज वेल, तो वो लाइन उसमें डाली है, वो एक्चुअली सर की दी हुई लाइन है। ये तो इनके लिए भी ट्रिविया हो गया। थैंक यू सो मच। I remember I had commented. यस यस, आप सुने थे, आपने सुन के आपने बताया था कि उसको जो सीईओ है उसको ऐसे रीड करने दो कि यही चीज इस बच्चे की इसकी क्वालिटी की एसेट भी हो सकती है और थ्रेट तो है ही, मतलब जो जैसा दिख रहा है। इनफैक्ट दोनों ही सर को जब सुनाए थे तो मणिपुर वाली कहानी थी। मणिपुर वाली इन्होंने कहानी, सजेस्ट किया था कि वो पूरा, फिर सर को सुनाया तो उनकी दोनों का आई थिंक वी आर वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। तो वहां से शुरू करते हैं कि सेना क्यों, ये स्टोरी का इंसेप्शन या कंसेप्शन कहाँ से हुआ, कैसे? टीवीएफ का पहला यूनिफॉर्म वाला हुआ है ना ये इस तरह का। इसका जवाब सबसे पहले ये कि सेना क्यों नहीं, ठीक है। और दूसरा है कि थोड़ा लेट ही हो गया। तो हम लोग क्या है कि हम टीवीएफ हम लोग कम्युनिटी कहानियां बहुत कहते हैं, कभी जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं उनके लिए, कभी जो आईआईटी करना चाहते हैं उनके लिए, कभी जो मेडिकल करना चाहते हैं उनके लिए, तो हम कम्युनिटी ड्रिवन कहानियां बहुत कहते हैं। और व्हेन इट कम्स टू आर्मी, और टाइम इसलिए भी लिया कि थोड़ा सा क्राफ्ट पे और सीख लें और समझ लें, ताकि जब ये कहानी कहें तो ढंग से कह पाए। और आर्मी का बेस्ट पार्ट ये है कि इट्स नॉट जस्ट द आर्मी कम्युनिटी, मतलब पूरा देश भी एक तरह से आर्मी कम्युनिटी को जानता है, समझता है। जैसे निटी-ग्रिटीज भले ही सब नहीं जानते हो, लेकिन ओवरऑल एक पिक्चर होती है कि हाँ इमोशनली बहुत कनेक्टेड है। मतलब बचपन से 26 जनवरी को परेड देखते हुए आ रहे हैं, और वो परेड सावधान विश्राम स्कूल में भी सबके होता था ना, और स्कूल में भी एक यूनिफॉर्म पहन के वो सब लगा के ऐसे सैल्यूट करते थे। तो वो एक चीज थी कि एक कहानी फौज के ऊपर तो कहनी है, आर्मी के ऊपर एक शो तो बनाना ही बनाना है। तो मतलब हमारे पार्टनर जब हमारे पास आए तो पहले मैं और उनाब बैठे, एक बेसिक एक कहानी का ढांचा बनाया, स्टोरी बनाई एक, फिर अभिनव आया ऑन बोर्ड, फिर हम पूरी लिखाई चालू की, हमने लिखा कहानी, फिर आप लोगों को बहुतों को सुनाया। तो इस शो के बनने में, मतलब एज एन एक्ट्रेस शायद तुमको उतना ज्यादा नहीं पता हो कि इतने ज्यादा हम लोग ऑफिसर से मिले हैं कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ज्वाइन ही कर लेते, तो ज्वाइन कर लेते, लेट हो गए उम्र और फिटनेस निकल गई, नहीं तो आपको सुनाया, सर को सुनाया, अभिषेक भैया उनको सुनाया, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को सुनाया, बहुत सारे लोगों से मिले, तो बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव आता गया। देखिए मालूम हमेशा ऐसा ही था कि मे बी दे आर ऑफिसर्स, बट दे आर फादर्स, दे आर सन्स, दे आर डॉटर्स, दे आर हस्बैंड्स, दे आर बॉयफ्रेंड्स, वो सब कुछ है। मतलब सिर्फ एक उस आदमी की पर्सनालिटी को सिर्फ एक उस यूनिफॉर्म में बांध के नहीं रखना, उसकी पर्सनालिटी के बहुत सारे फैसेट्स हैं जिन सबको एक्सप्लोर करना। तो इस कहानी से उस पूरे प्रोसेस को, वो इंसान कैसा होता है से लेकर के कैसे मोटिवेट होता है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, पारिवारिक उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, जब एग्जाम देने जाता है तब क्या क्या होता है। तो इनफैक्ट वो पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से आया है, वो पोर्शन स्पेशली जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आया है कि बंदा कैसे मोटिवेटेड होता है और कैसे उसमें अगेन थैंक्स टू लकी बिस्ट सर, उन्होंने कैमियो किया। और वो तो एक्चुअली वो तो लिखते टाइम ही, मेरे को लिखते टाइम ही वो एक मीम नहीं चलता कि बंदा लिख रहा है और आग लगा हुआ है, वो देखा है ना। तो वो जब मैं लिख रहा था तभी आग लगा हुआ था। वो लड़का बोलता है ना कि उस समय उनके जीने का कोई ये आसार नहीं था और उन्हें कोई बचा सकता था सिर्फ भगवान। वो लिखते लिखते मेरे को लग रहा था कि लैपटॉप में आग तो लग चुकी है भाई। और वो जैसी स्क्रीन पे इसने निकाला है, जैसे वो
पूरा शॉट टेकिंग है वो सब, वो ब्यूटीफुल अरे है सर जब स्क्रिप्ट आई थी तो उसमें तो ये लग रहा था कि यहाँ पे कोई सुपर हीरो चाहिए मुझे। अगर मेरा बस चलता तो मैं कैप्टन अमेरिका को यूनिफॉर्म में लेके आता इंडियन आर्मी के, है ना। तो अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, रियल कैप्टन अमेरिका लाओ। तो जो रियल ऑफिसर्स मेरे को चाहिए ही थे वहां पे, तो मैंने अराउंड 50-60 रैंडम अपने ऑफिसर्स ढूंढे और सबको मैसेज किया। और थैंकफुली लकी सर मैंने सबसे पहले उनको मैसेज किया था और उनका रिप्लाई भी आ गया, हाँ बताओ, बस एक बार यही चाहिए था, हाँ बताओ। मैंने सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं TVF से हूँ सर, एक कुछ बना रहा हूँ, आपका सजेशन चाहिए। अगर मैं सीधे बोलता कि सर आपको एक्टिंग करनी है, फिर नहीं करते रिप्लाई। फिर उनका आया, फिर वो बोले कि मैंने आज तक तो किया नहीं है कुछ ऐसा। मैंने कहा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस आना है, ऐसा है हम लोग TVF, हम लोग कोई शेडी काम नहीं करेंगे, सब कुछ आपको दिखाई करेंगे, कुछ ऐसा ऑफ रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको जितना चाहिए उतना ही एग्जैक्ट चीज मिलेगी। तो ही वॉज वेरी फोकस्ड कि ये जो दिखा रहे हो तुम उसमें कुछ भी गलत तरीके से ना दिख जाए, जैसे कोई यूनिफॉर्म गलत ना दिख जाए, या फिर तुम ऐसा नहीं जाए कि जो बचाने जा रहा है वो थोड़ा कम डिसिप्लिन्ड है। तो ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव टीम एट दैट सीन, क्योंकि जब वो आए तो उन्होंने खुद 2 सजेशंस दिए कि यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, ये ज्यादा बेटर दिखेगा। तो वो बहुत अच्छा रह गया वहाँ पे एक उसका होना। हाँ वहाँ पे कोई एक्टर होता तो सर उतना नहीं मजा नहीं, आता। इम्पैक्ट ही नहीं आता, हाँ। वो एक्टर्स को इम्पैक्ट ही नहीं आता ना, वो उनके प्रेजेंस से वो इम्पैक्ट आता है कि हाँ वो है, गूज़बम्प आता है वहाँ पे, रोंगटे खड़े होते हैं कि यस। सेम राजीव सर वाला। हाँ यार कमाल का। हाँ आप काफी अच्छा नरेट कर रहे थे। हाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस था विक्रम वहाँ पे? सर मैं बता ही रहा था कि जब फर्स्ट डे वहां पर गया तो ऐसे मैं पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा हुआ था, एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय शॉट। इसके बोलने से पहले इसका प्री क्या बता देता हूँ ताकि आपको कनेक्टेड हो जाएगा। हाँ। तो राजीव सर की थ्योरी मेरे को 2.5 साल पहले चमकी थी कि एक ऐसा भी इंसान है कि जो ये काम कर रहा है, एंड आई वाज सो एस्टोनिश्ड, सॉरी ये बात। हाँ। तो मुझे तो उनका ये तो कैंप लगेगा। जाना था, मुझे उनका कैंप जाके 21 दिन का कोर्स करना था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि ये इसकी स्क्रिप्ट आ गई। जब ये स्क्रिप्ट आ गई तो आई थॉट कि काश ऐसा हो जाए। मैंने भगवान से माना है कि काश मैं इनके इंस्टीट्यूट में जाके शूट ही कर पाऊं, जो कि इम्पॉसिबल चीज है, आप नहीं कर पाओ। जैसे आप TVF में हम लोग जब शूट करते हैं तो हम लोग बहुत मतलब वैसा करते हैं, सब कुछ पता होता है कि शूट में क्या गलत जा सकता है, क्या सही जा सकता है। यहाँ पे वो था सेगमेंट जहां हमें कुछ नहीं पता था। हम पहली बार जब गए वहीं शूट ही करने गए थे उसी दिन, और वो जो पूरा सेगमेंट देखा है वो 8 घंटे का शूटिंग आवर्स है। 2 दिन में हमने सिर्फ 8 ही घंटे शूट किया है, और इसको हमने कुछ नहीं बताया था कि हम क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आई जस्ट टोल्ड हिम कि एक इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहां एक सर है, वहां एक स्टूडेंट है, वहां मैं सबको बताऊंगा कि तू स्टूडेंट है, हमारे कैमरा छुपे हुए हैं, एंड यू हैव टू परफॉर्म लाइक अ स्टूडेंट। अब ये आता है यहाँ पे, अब ये बताएगा आगे, आप चुप। पहुंचा वहां। अच्छा इसीलिए। हाँ किसी को नहीं पता, सब इसको स्टूडेंट समझ रहे थे। कार्तिक नया स्टूडेंट। हाँ तो दे थॉट दैट आई एम स्टूडेंट, लेकिन मुझे पता था कि मैं एक्टर हूँ, है ना। मैं वहां खड़ा था जेब में हाथ डाल के, और मैं वेट कर रहा हूँ कि ये कैमरा सेटअप होगा और ये होगा, उसके बाद अपना शॉट लगेगा। तो एक लड़का आता है मेरे पास, वो कहता है 30 पुशअप्स। मैंने भाई कौन है 30 पुशअप्स क्यों? तो कहता है योर हैंड्स आर इन योर पॉकेट। मैंने कहा सो कहता दिस इज एन इंस्टीट्यूट, दिस इज कर्नल भैरवान इंस्टीट्यूट, एंड हियर यू हैव टू डू 30 पुशअप्स। आई वाज लाइक ठीक है। फिर मैंने 30 पुशअप्स मारे, मेरे को लगा शायद रैगिंग होती होगी यहाँ पे, कर लेते हैं पुशअप्स तो मैं मारता ही हूँ, उसमें क्या है। 30 पुशअप्स मारे, पूरी यूनिट पुशअप्स मार रही है, बिकॉज ये भी पुशअप्स मार रहे हैं, जो लाइट लेके जा रहा है वो भी पुशअप मार रहे हैं। फिर खड़े हुए, फिर यू हैव वहां पर ना आपका जो बॉडी वेट है आपके दोनों पैरों पे होना चाहिए, आप एक पैर पे नहीं खड़े हो सकते। अब हम सिविलियन सोल्जर बनने में टाइम लगेगा ना समझने में, और खड़े 30 पुशअप्स। मैंने कहा भाई हाथ बाहर हैं, कहते नहीं यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन बोथ योर लेग्स। बैलेंस अरे भाई सर बाय द एंड ऑफ द डे हम सब पूरी यूनिट वहां पर 100 कम से कम 100 पुशअप्स हम लोग मार चुके थे वहां पे, एवरीबॉडी। ये यहाँ पावर वहां पे हर बच्चे के पास है कि अगर आपको किसी का भी कुछ भी इनडिसिप्लिन या कुछ ऐसा दिख रहा है जो नहीं है रूल में, यू हैव टू शाउट पुश अप कॉल, और सारे लोग पुश अप मारेंगे जितने भी उस प्रेमाइस में है। आपको फर्क नहीं पड़ता, आप स्टूडेंट हो नहीं हो, आप विजिटर हो, आपको पुश अप मारना पड़ेगा, वरना सब जज करेंगे, आपको देख रहे होते हैं, वो खुद एम्बैरेसिंग होता है कि सब देख। और कुछ तो वो बोलते हैं सर वहां पे, जैसे अगर हम कुछ नहीं भी बोल रहे ना तो वो बोलते हैं सेम टू यू। मैंने कहा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, जो भी तुम बोल रहे हो अच्छा बुरा हमारे बारे में जो तुम सोच रहे हो सेम टू यू। इसका बैकग्राउंड समझाया सर ने? इसका बैकग्राउंड नहीं नहीं समझा। समझा? क्या बात है? अरे कम टाइम के लिए था ना, 2 ही दिन के। हाँ मैं समझाता हूँ ना इसका बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड क्या होता है कि कोई जूनियर आता है और मैं उसको बुलशिट मारता हूँ, तो बाहर से तो ये सर सर करेगा, लेकिन अंदर से गाली दे रहा होता है। तो इसीलिए सेम टू यू बेटा। ये तो हमारे इसमें भी है कि सर बोलते भी सबसे पहले कि जो भी मेरे बारे में सोच रहे हो, इन सब के बारे में सोच रहे हो, सेम टू यू। वो डायलॉग उसमें है ना, सर बोलते भी हैं। But sir, honestly, I learned a lot after that. You know what goes in a soldier's life. पहले मुझे ऐसा लगता था it's all about courage, grit. But अब समझ में आया कि यार उनकी लाइफ में ना everything is passion. मतलब कितना पैशन है, और उस पैशन से डिसिप्लिन आ रहा है, उस पैशन से कंसिस्टेंसी आ रही है।
जो अपने सर थे वहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं उन बच्चों को, यू नो, एंड आफ्टर दैट वो अपना एक हथौड़ा लेते हैं, कुछ फर्नीचर लेके वो बनाने लग गए। मैंने कहा सर आप ये क्या कर रहे हो आप? कह रहे मैं अपना बार बना रहा हूँ। हाँ, अरे सर बहुत क्रिएटिव है। तो अपना बार बना रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये तो आप बनवा लो किसी से, आप क्यों बना रहे हो? तो वो मुझे ऐसे देखते हैं और हंसते हैं, ठीक है। मैं कहा ओके, आई गॉट माय आंसर। सर पेंट भी बहुत अच्छा करते हैं ना, स्केचेस वगैरह बहुत अच्छी बनाते हैं सर, बहुत ही अच्छी। सो ही इज ऑक्यूपाइड लाइक 24/7, उनका पूरा डे प्लान्ड है। लेकिन विक्रम आपका जो इसमें रोल था जी। और जो रुद्रा में रोल है अरे अच्छा, इतना रिसर्च। हाँ, वो दोनों में बहुत अंतर है। जी कैसे है बताओ। सर, अब रुद्र में जो लिखा गया था उसमें आई एम समवन हु इज मेंटली नॉट स्टेबल, है ना। आफ्टर देयर आई हैड एंड कैप्टन अशोक निकोसे। Yes. अशोक निकोसे जी। तो उसके अंदर वो उसको काफी PTSD इश्यूज हो जाते हैं, है ना। एंड उसके बाद ही टर्न्स अ लिटिल वाइल्ड इन हिज एक्टिविटीज। तो वो थोड़ा सा एंटेगनिस्ट दिखाना था उसको, तो हमने फिर उस वे में जाके उस कहानी को लिखा गया। मैं एक्ट कर रहा था। बट राजीव सर के इंस्टीट्यूट में जाके PTSD दूर हो जाती है। हाँ, राजीव सर के वहाँ जाके मेरे रियल लाइफ PTSD अगर कुछ होगा तो वही बाहर निकल गया सारा। बिल्कुल। आई केम आउट मोर कॉन्फिडेंट एज अ पर्सन ऑल्सो, यू नो, फ्रॉम हिज इंस्टीट्यूट। तो बहुत कुछ मैंने सीखा कि क्या जाता है एक सोल्जर की लाइफ में, यू नो, कैसे वो इतना पैशनेट और क्या चीज़ वो सब चीज़ें करता है टू बी अ सोल्जर। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है उसी शूट का, कि जो भी इसकी एक्टिंग आप शक्ल पे देख रहे हो ना, वो रियल में इसकी फटी हुई है। लाइक जब देखते हो कि ये आंसर नहीं दे पा रहा है, क्या बोलूं, ऐसा जब हो जाए दैट वाज रियल हिम। क्योंकि इसको मैंने कुछ नहीं बताया था कि वहां क्या होने वाला है। सर से मेरी बात हो गई, सर एक ऐसा क्वेश्चन पूछना किसी हालत खराब हो जाए। सर बोलते हैं तू उसकी टेंशन मत ले, मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा एक के बाद एक, वो कुछ नहीं बता पाएगा। मैंने कहा बेस्ट सर। फिर हम एक्सरसाइज पे गए। एक्सरसाइज में मैंने बोला सर मेरे को फिजिकल चाहिए, थोड़ा सा आप हैंड वाला कुछ दे दो और ऐसा कि जो थोड़ा सा इंपॉसिबल हो। मैं कहा, सर ने बोला 3 एक्सरसाइज बताऊंगा, अगर एक भी कर दिया मैं उठ के चला जाऊंगा। कुछ नहीं, चौथा कर पाया, एक तो करता है, एंड में कर पाया था तू। तो वैसे वो सारी बहुत हुई थी कि इसके जो एक्सप्रेशन आपको दिखते हैं काफी रियल, इसलिए क्योंकि इसको भी नहीं पता है कि अब क्या होने वाला है। जनरली एक्टर प्रिपेयर्ड होता है कि मेरे को क्या करना है। अंतर क्या है? लाइक रियल आर्मी ऑफिसर्स के साथ आपने शूट किया, और अगर आप वहीं पे एक्टर्स के साथ शूट कर रहे होते जो इन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होती है। रीटेक सर, यहाँ पे रीटेक नहीं था। यहाँ पर रीटेक कोई रीटेक नहीं था, हमने सारा एक ही टेक है। पता है कि यही है, एक ही बार। और सर ने बहुत स्पेशली बोला था ये चीज कि मैं ठीक है कर लूंगा शूट, लेकिन मैं अपनी क्लास यहाँ पर नहीं होने दूंगा। तो अगर तुमको चाहिए कुछ शॉट निकालो तो मेरे क्लास में आके बैठ के चुपचाप निकालो, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन। तो हम वही एक ही टेक है हमारे पास सबका। बट आरके सर कुछ और ही कह रहे थे। आरके नहीं, वो अलग था। वो तो हमारे कंट्रोल सेटअप में हो रहा था। था। वो तो हमारे control वहां पे तो था कि एक लाइन था, और वही सर भी तो थे। सर भी था। सर के साथ अगर ये इम्फाल जाते तो नेचुरल आता फिर। नहीं, आप सबको रखने का भी रीजन यही था। मैंने शूट से पहले भी सर से हमारी डिस्कशन हुई थी, और आपसे भी हुई थी कि इसमें हमें चाहिए था कि काफी ऐसा लगे कि रियल एलिमेंट्स हैं इसमें। ऐसा एक फिल्म दूर से देख रहे हैं वैसा ना लगे, ऐसा लगे कि इसमें सब लोगों ने इन्वॉल्व होकर इसको बनाया और काफी रियल एलिमेंट है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन वही लग रहा था कि जो रियल ऑफिसर्स के जो रिटायर हो रहे हैं cameos, उन सबको yes, अपन- ये किसका आइडिया था? ये मैंने पिच किया था सर ये को। इसने pitch किया था। जिनको पसंद है। ये पूरा अगर ये जो मूवी का जो थीम है, ये फौज के अलावा एक फादर और सन का स्टोरी है। पूरा का पूरे इमोशंस, पूरा वो बाकी। इनफैक्ट एक तरह से तो आर्मी वाला भी एक सेटिंग है। स्टोरी एसेंशियली फादर सन रिलेशन का है। ये स्पेसिफिकली दिस इज अरुणाब सर, Yes. स्पेसिफिकली हिम। जब मैं उनके साथ एक्चुअली हमने व्हाट्सएप पे डिस्कस करना चालू किया था, तो एक कुछ और कहानी बनी थी। कुछ तो था ऐसा कहानी की, 2 टाइमलाइन में चल रहे थे हम, कि मैं बता ही देता हूँ कि एक ऐसी कहानी मैं सोच के उनको मैसेज किया था कि एक कहानी है कि एक मिड एज एक आर्मी ऑफिसर है जिसकी वाइफ से लड़ाई चल रही है। वो आप लोगों में कहते हैं ना कि योर गन इज योर रियल वाइफ, ऐसा कुछ। तो उसका वैसा हो गया कि वाइफ इज नॉट हैप्पी विथ हिम गिविंग हिज 24/7 टू द सर्विस एंड द ड्यूटी, और उसकी वाइफ हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो एक टाइम में मिडिल लाइफ में जब है, तो वाइफ और उसके बीच में इश्यूज हैं फौज को लेकर के। और बैक स्टोरी में था कि जब वो जवान होता है 17-18 साल का, तो फादर और उसके बीच में ये प्रॉब्लम चल रही होती है। तो इस पे मैं और सर डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीछे वाले कहानी पे जाते हैं कि फादर और सन के इश्यूज चल रहे हैं, और स्पेशली द फर्स्ट जनरेशन जो फौजी हैं, उनके पेरेंट्स डेफिनेटली थोड़े से वो होते होंगे जिनकी लेगेसी फैमिलीज हैं, कि परदादा फौज में थे, दादा फौज में थे, पिताजी फौज में थे। उनके लिए बहुत
नॉर्मल होता है, उनके लिए उतना ये नहीं होता, हवा नहीं होता परिवार में कि फौजी बन रहा है लड़का। मतलब उनमें दे हैव टू लिव अप टू अ लेगेसी, बट दे आर नॉट स्केयर्ड। फॉर देम इट्स मतलब एवरी अदर संडे, एवरी अदर फ्राइडे। बट जो फर्स्ट जनरेशन, जो आपसे भी पूछा था कि फर्स्ट जनरेशन हो आप, तो हाउ डिड योर फादर रिएक्ट? मैं भी आप भी फर्स्ट जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन फौजी, उनमें हम लोग जिस तबके से आते हैं समाज के, कि पिताजी की एक अच्छी सरकारी नौकरी थी और उनका एक सपना था कि ठीक है इस एज में बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, जो भी बन जाएगा, यहाँ जॉब लग जाएगी, फिर शादी हो जाएगी, फिर पोते होंगे, घर लेंगे। तो एक दे हैव लैडर्स, मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लाइफ को वो बना रखा है कि ये स्टेप्स होंगे मेरी लाइफ के। अब वो सडनली कोई पूरे इस प्लान को हिला देता है, तो उनके लिए बहुत टफ होता है कॉम्प्रिहेंड करना। तो मैंने सर डिस्कस किया कि ये ज्यादा फन पार्ट है। और दूसरा ये है कि जो भी आम नॉन फौजी फादर्स हैं, दे ऑलवेज की फाइन, हाँ नहीं फौज होती है, फौज है, फौज वो है सब, मतलब बेटा फौज में जाना चाहिए लेकिन मेरा नहीं, पड़ोसी का। ये पूरा थॉट था। तो जो फादर सन का जो सीन इसका लिखा हुआ है कि जब वो बोलते हैं कि बोलता है कि अरे फौज की तो बात ही कुछ और होती है, यूनिफॉर्म, तो वहां वो जानबूझ के डाला है मैंने कि वो एक एवरेज इंडियन फादर का वो एक हिपोक्रेसी बाहर निकल के आए कि नहीं बेटा वो तो मैंने इमोशनल होकर कह दिया था, आई सपोर्टेड द स्टोरी, आई डिड नॉट सपोर्ट यू, ये सब जो वो बोलते हैं। तो वो सारा थॉट प्रोसेस उसी हिसाब से है कि एक एवरेज फादर है जो जिसका लड़का फर्स्ट जनरेशन आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है और वो इस चीज को पचा नहीं पाता। और जब करंट टाइमलाइन में जब उसको अपने बेटे पे ही फील्स प्राउड ऑफ हिज सन और वो अपने बेटे को जाता है बताने अपने मन की बात, वो चिट्ठी लिख के लेके जाता है और फिर किडनैप हो जाता है। और फिर किडनैपिंग के बाद का जो पूरा प्रोसेस है कि हाउ ट्रेन्ड, वेल ट्रेन्ड हिज सन हैज बिकम, इसका लड़का कितना ज्यादा मतलब स्टड हो चुका आर्मी में जाकर, कितनी सारी चीजें सीख ली हैं, और द लेंथ्स आर्मी गोज टू सेव दीज टू एंड द थिंग्स आर्मी गोज थ्रू, वो सारा ये आदमी फर्स्ट हैंड देखे और जो वो देखता है तो उसका पूरा एक वो पूरी जर्नी। यस यस यस। बट सर इससे एक सवाल हमारा भी है, बिकॉज आई जस्ट गॉट टू नो दैट यू आर फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर्स, है ना, तो आपके लिए वो कॉलिंग कब आई पहली बार? और मेरी तो बहुत पहले आ गई थी। एक बार मेरा नेवी में सिलेक्शन हुआ तो मेरे फादर ने मना कर दिया, एंड तब मेरे को पेरेंट्स की अंडरटेकिंग चाहिए थी तो मैं नहीं जा पाया। अच्छा, वो 12वीं में है ना, हाँ, तो मैं जा नहीं पाया। फिर उसके बाद IMA वाला हुआ, मतलब उनका था कि डॉक्टर बन जाओ, मैं बायो स्टूडेंट था कि डॉक्टर बन जाओ, फिर मैं KMC आ गया। वो भी एक साल मेरे फादर की वो चलती रही टसमस। अच्छा, ये हुआ है चक्कर में, हाँ, 12th के बाद एक साल मेरा ड्रॉप हो गया। मतलब मैं सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा गया, उनका था कि आगरा जाके पढ़ो सेंट जॉन्स कॉलेज में, बिकॉज उन्होंने वो देखा था। एंड सेंट जॉन्स कॉलेज बहुत पुराना है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई। हाँ, तो और मेरा था कि मुझे नहीं करना है, मतलब आगरा नहीं पढ़ना है, या मतलब मेरे को वहाँ नहीं जाना है और मेरे को अपना खुद कुछ करना है। फिर KMC आ गया, वहाँ पे NCC ज्वाइन करी, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहा, काफ़ी अच्छा। तो मैंने कहा मैं फिर से इसी में एंड पहली बार गया, मतलब मेरा वो SSB का ना एक ही अटेम्प्ट था और फाइनल अटेम्प्ट, मतलब मेरे को उम्मीद थी कि शायद नहीं होगा। जिस तरह से मैंने वहाँ बिहेव किया और जैसे किया, मतलब मेरे पॉडकास्ट में सब कुछ है, उसके लिए देखना पड़ेगा। तो उस पे भी हम गए थे, आपकी जो कहानी थी उसको हमने एक्सप्लोर किया था, बात करेंगे। तो बट हो गया एंड काफी अच्छी मेरिट उसमें आया। तो क्या टॉप 5 कुछ में आया? 6th था मैं। 6th था। मेरा मत पूछिए हाँ। मेरा मत पूछिए, मैं कह रहा हूँ। बट आप तो NDA वाले हैं ना, तो आपको पूछना ही क्या, आप तो बचपन में ही चले गए थे। 12th के बाद? हाँ, नहीं 12th के बाद में 1 साल के लिए सर भी KMC आए थे, हम एक ही कॉलेज वाले हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा उल्टा है, मेरे फादर चाहते थे कि मैं फौज ज्वाइन करूं। हाँ, मैं अपने फादर की वजह से ही ज्वाइन किया। मैं तो मतलब चाहते थे, ऐसा कुछ वो नहीं था, बट उस टाइप का कोई अट्रैक्शन नहीं था। मैं मर्चेंट नेवी में सिलेक्ट हो गया था। मैं सोचा एकदम वाइट यूनिफॉर्म पहनूंगा और अलग अलग देश घूमूंगा, मजे मजे में घूम रहा था। और 6 महीने नौकरी करूंगा, 6 महीने छुट्टी है। फिर मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है ना, NIFT, यहाँ सिलेक्ट हो गया था। और मैं यहाँ गया हूँ, मैंने देखा यहाँ क्राउड देखा, यही आना है। वो एक विजुअल है सर। मैं कहा यार वहाँ जा रहा है। पापा को बोला, पापा ने बोला लगाऊंगा चाटा। फिर हो गया मेरा NDA में। आई वाज लकी कि मैं जहाँ गया था किस्मत से हो गया था। तो NDA में जैसे हो गया, पापा ने बोला सब बंद। आपने मुझे बताया था जब अपन मिले थे मलाड में, अबाउट अ बुक जो Yeah, that was much later. Buck जेनोसाइड वाला वर्क करके आई गॉट इट।
तो ये आज लेकिन हमारे लिए नहीं है। नहीं विक्रम, आप बताओ, आप देहरादून के हो। जी देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, जी एंड देहरादून में मैं जितनों से भी मिला हूं ना, जी सबने वहाँ के जीसीस देखे, वहाँ की लाइव देखी है, इतना सुनते हैं, इतना उन्होंने देखा है। फिर आप क्यों नहीं गए, या आपने अटेम्प्ट किया या नहीं किया था? सर मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे बहुत पहले 7th 8th क्लास में ना सर ड्रामेटिक्स का बहुत शौक हो गया। हाँ, वो बाल काटने नहीं थे, इसमें भी नहीं काटे आपने, है ना? सर वो सवाल इनसे पूछिए। इनफैक्ट मैं पूछना चाहूंगा कि बाल क्यों नहीं काटे? हैं? हाँ, अब पहले तो बताया तो कैरेक्टर बताएगा। इनको बालों से बहुत प्यार है। तो बाल काटने का ये था सर कि हमने पूरा इसका शो में ना 3 लुक थे। एक था आर्मी लुक, जब ये भैरवान सर की ये है ना कोचिंग- आर्मी लुक? ये हाँ, ऐसे कर देना था पहले नहीं, तो। वही 3 लुक थे। एक भैरवान सर की कोचिंग में जब ये जाता है तो वहां जाते ही डे 1 में बाल काट दिए जाते हैं। दैट वाज द फर्स्ट लुक चेंज। सेकंड था 5th एपिसोड में जब पापा मर जाते हैं, स्पॉयलर्स गाइस, जब पापा मर जाते हैं उसके बाद टकला ये, और फिर एक नॉर्मल जब ये आता है कैलिफोर्निया से तो नॉर्मल। हमने पूरा स्केड्यूल ऐसे शूट करके रखा था, लेकिन शूट से 3 दिन पहले एक्टर ही बदल गया, है ना। जिसके साथ प्लान किया था हमने उसके साथ सही था, उसके बाल कटवा चुके थे हम। नहीं एबिलिटी उसके साथ फिट हो गई थी। फिर एक्टर चेंज होने के बाद प्रोसेस और लंबा हो गया और हमारा शूट ही डिले हो गया। तो जिस हिसाब से मैंने प्लान किया था कि सबसे पहले इसके घर वाला चंक करूंगा, फिर एसएसबी वाला चंक, फिर ये वाला करेंगे प्रिपरेशन वाला, फिर एसएसबी वाला, ताकि ऑर्डर में बाल रहे। अब सबसे पहले वही सीन करना है जिसमें आपका एसएसबी वाला डे 1 था मेरा। ओके। तो उसमें कर ही नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि लोकेशंस बुक करने होते हैं, आप पैसे दे चुके होते हो, आप सेटअप करवा चुके होते हो। प्लान यही था सर कि मैं सबसे ज्यादा इसके लिए घुसता हूँ कि नहीं मेरे को तो लुक एकदम वैसा चाहिए, बट सर सब वगैरह सबसे ही डिस्कशन में उन्होंने बोला कि नहीं बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार बनाते हैं, अगले में थोड़ा सा और डिसिप्लिन रखेंगे। आप लोगों ने विग कभी ट्राई नहीं किए? सर, बहुत अच्छे से आते हैं। मैं फोटो आपको दिखाऊंगा इसके बाद, आप खुद बोलोगे अच्छा किया विग नहीं किया। अच्छा इसे तुमने भेजी थी मुझे। या फिर आगे बस वही फिर आया, तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि एटलीस्ट जब ये आप लोगों से भी बात हुई और तुझसे भी बात हुई, तो पता चला राष्ट्रीय राइफल में थोड़ी सी लिबर्टी होती है थोड़ी सी एसएफ में भी हल्की सी होती है लिबर्टी, SF में तो काफी होती है। हाँ, तो आरआर में भी हल्की सी तो होती है। बट ये सवाल बहुत जरूरी था हमारे लिए, हाँ। क्योंकि ये हमको बहुत आ रहा है, ये Yes, yes. बहुत कमेंट्स में लोग And हमें we'll do better. We are aware of this question and We know, we are sorry for this also. नहीं we just wanted to नहीं ये है। और हाँ, आगे के सीजन में अब जैसे कि हीरो नहीं बदल सकता है, अब तो फिक्स है। तो अब मैं इसके डेट के हिसाब से बाल के हिसाब से ही प्लान करूंगा सारा, और वो जरूरी है। देखो जो आप बोल रहे हो, अब इसके सर के बाल नहीं, इसके हाथ के बाल भी आर्मी के हिसाब से होंगे। इसके हाथ के बाल। आपका वो रह गया देहरादून वाला। हाँ, तो देहरादून में सर 7th 8th के बाद ही आई थिंक आई हैड अ स्ट्रॉन्ग कॉलिंग फॉर ड्रामेटिक्स, तो मुझे बड़ा मजा आता था, और एकेडमिकली भी मैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो वही एक चीज़ थी जहाँ पर मेरे स्कूल के बच्चे चाहते थे यार इसको ले लो हमारे ग्रुप में, तो वहाँ से मुझे समझ में आया यार मैं इस चीज़ में तो अच्छा हूँ, लेकिन कभी बोल नहीं पाया अपनी फैमिली को, है ना। तो पढ़ाई करता रहा, देन आई डिड लॉ, वो करने बाहर चला गया, फिर बाहर जॉब कर रहा था। जॉब करते करते समझ में आया कि वो तमाशा वाला सीन कि 9 to 5 तो मुझसे नहीं होगा। मैं छोड़ के वापस आ गया मुंबई, और मुंबई में मुझे लगा कि मुझे यूँ मिल जाएगा काम। फिर असली वो पता लगा कि 2 साल, और मैंने एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनाई थी सर, उसमें ना मैंने लिखे थे कितने ऑडिशन दिए और कितना रिजेक्ट। तो 150 ऑडिशन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने 150 ऑडिशन, 150 ऑडिशन या आई वाज, और बाहर डोर खुलते ही नॉट फिट, अंदर भी नहीं आता था मैं। हाँ, वो ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर का एक रूम सा होता है जैसे। नहीं सर, you should not be surprised. You should normalize it. या Actors should be ready to be rejected 350 times, not 150 times. हाँ, मतलब क्या है, प्रिविलेज, बहुत प्रिविलेज काम कर रहे हो भाई। मतलब इट्स अ ड्रीम टू वर्क इन मूवीज एंड फिल्म्स। सपना जल्दी नहीं पूरा होता भाई, सपने को टाइम लगना तो चाहिए। विक्रम को 200 टाइम, हाँ, जल्दी मिल गया भाई इसको, 200 और ऑडिशन लगने चाहिए थे। अगर मैं वापस इफ आई गो बैक इन द टाइम ना सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है भाई, मैं दोबारा नहीं करूंगा। सो 150 ऑडिशंस दिया, कुछ नहीं हुआ, मैं वापस चला गया देहरादून, एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब, एंड आई वाज लाइक कि यार इसके लिए पैसा तो चाहिए। तब जाना था ना भरवान सर के पास। परवान सर फौज में थे। हाँ, फिर शायद वहाँ चले जाता, राइट। बस फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई सर। वो अपना जॉब ली एक मुंबई में, जॉब करता था एंड वीकेंड्स में ऑडिशन देता था। फिर टाइम लगा, 3 साल के बाद मुझे पहला ब्रेक मिला। तो ये तो 150 तो पहले वाले उसमें थे। हाँ, फिर इस बार कितने दिए? उसके बाद फिर एक्सेल बनानी छोड़ दी, क्योंकि ऑफिस से पैसा आ रहा था। वो 350 हो गए होंगे फिर तो। हाँ, हो गया, आराम से या फिर तो ऑफिस से पैसा आ रहा था, तो अपना हो गया। फिर हाउ डिड इट कम? एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी थे सर, मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। इफ आई गो बैक एंड आई कनेक्ट द डॉट्स, तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं तैयार नहीं था।
और वो 3 साल लगे मुझे तैयार तो होने। कैसे प्रिपेयर, लाइक जैसे बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं, कोई एनएसडी पास आउट है, कोई अलग अलग कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। सर मुंबई जो आपको सिखाती है ना सर, वो पूरी दुनिया कुछ नहीं सिखा पाती, मुझे ऐसा लगता है। मुंबई और दुनिया की 1,500 अच्छी फिल्म है, हाँ जो IMDb टॉप 250 फिल्में हैं, और जो अच्छी एक्टिंग वाली 150-200 फिल्में हैं भारत में और पूरी दुनिया में, वो देख लीजिए आप, ठीक ठाक एक जगह पहुंच जाते हैं मेंटली। यस। और ये ऑडिशन वाला प्रोसेस तो मेरे को लगता है कि इसको बहुत ही गलत तरीके से ऐसे बच्चों तक पहुंचाया गया है। 150 रिजेक्शंस नहीं है, 150 रिहर्सल्स हैं। रिहर्सल्स है या आप ऑडिशन को देखो क्या होता है, आप जाते हो, आपको कोई बुलाता है अपने ऑफिस में, आपको 15-20 लाइंस दी जाती है, एक सीन दिया जाता है, आप वो सीन पढ़ते हो, आप उस सीन के लिए प्रिपेयर करते हो कोने में जाकर के, ठीक है। आपके सामने 20 लोग और लाइन से बैठे हुए होते हैं, कई बार आप 20 का ऑडिशन देख रहे होते हो, आपका नंबर अगर 10वां है 20 लोगों में, तो आप अपने पहले 9 देख चुके हो, आपका नंबर 20वां तो पहले 19 देख चुके हो। तो बहुत सारे लोगों का ऑडिशन आप देखते हो, उनसे 4 चीजें सीखते हो। आप एक एक्टिंग करके दिखाते हो, फिर आपको कास्टिंग वाला बोलता है 4 चीजें कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, तो वो रिहर्सल है ना, वो खाली घर पे बैठे हुए हो, उससे अच्छा है 2 घंटे गए बढ़िया। इससे पहले की भी एक स्टेज होती है, वैसे इससे पहले की भी एक स्टेज होती है जहाँ पर आपके पास वो स्क्रिप्ट भी नहीं आती है, अब दरवाजा खोलता वहीं से नोट फिट जाता, तुम्हारी शक्ल जा ही नहीं रही तो तुम बाहर जाओ या तो बट वो है, ये प्रोसेस है सर, ये तो सब जगह का प्रोसेस है। लाइक SSB का एक अपना प्रोसेस है ना, तो सब जगह का प्रोसेस है, ऐसे ही सीखते हैं। और आपका? मैं तो सर मेरा TVF था। मैं प्रोसेस में ही था पहले से। नहीं, मैं रोड बना रहा था, कट टू सिविल इंजीनियर है। मैं सिविल इंजीनियर था, मैंने जॉब छोड़ के TVF आ गया 15 दिन के एक डिसीजन में। उसके बाद से मेरे को जो सिखाया है TVF। नहीं, बट अचानक से कुछ होता है ना कई लोगों को कि वो जैसे मैं उस पेड़ के नीचे बैठा, ज्ञान आ गया मुझे। नहीं वैसा नहीं सर, इट टुक मी टाइम, मतलब मेरे साथ एक दिन कोई ऐसा नहीं है जिस दिन मेरे को सारा ज्ञान मिल गया। तो कैसे डिसाइड कैसे हुआ कि भाई अब मैं 2012 में सर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी कॉलेज में, गैंग्स ऑफ वसेपुर करके एक फिल्म आई थी, उसका मैंने स्पूफ बनाया था। अच्छा। और उसी टाइम पे TVF ने भी एक स्पूफ बनाया था गैंग्स ऑफ वसेपुर का, है ना, हम दोनों ने बनाया था। मैं तो मुझे पता नहीं था कि TVF, मैं तो ऐसे ही मस्ती मस्ती बनाया था और मेरा भी हिट चला गया था, और TVF का तो जाता ही था हिट। तो वहां से देखा उन्होंने एंड दे ऑफर्ड मी एन इंटर्नशिप, तो वहां से सर इंटर्नशिप ऑफर हुई, बट इट टुक मी अराउंड 3.5 years टू गेट हियर इन बॉम्बे। क्योंकि फिर मेरे भी घर में वही है कि किसी को नहीं पता डिजिटल क्या होता है। पापा सिविल इंजीनियर है एंड ही हैज ऑलवेज बीन अ सिविल इंजीनियर सिंस लास्ट 24 years, इट्स बीन 30 years नाउ। तो उनको जीरो आइडिया था कि हाउ वुड यू अर्न इन डिजिटल। आप चलो ठीक है किसी दूसरे जॉब में चले जाओ तो वहां पैसा पता होता है कैसे मिलता है। उस वक्त डिजिटल शुरू हो रहा था आज से 10 साल पहले, तो आप पैसे कैसे कमाओगे जिंदगी में, आज से 20 साल बाद क्या कमा रहे होगे, विच वॉज अ वेरी फेयर क्वेश्चन। तो उस चक्कर में इट टुक मी सम टाइम, बट ही वाज स्वीट एनफ टू गिव मी 1 year एंड गो एंड ट्राई माय लक। देन आई केम टू TVF एंड ट्राइड माय लक एंड स्टिल ट्राइंग। एंड आनंद, ये जो TVF का आइडिया है, ये ऑफ कोर्स अरुणाम है। बट ये कैसे हुआ, मतलब आप उसके हिस्से? मेरा तो बहुत ही अलग है यार। मैं तो मतलब बचपन में इतनी फिल्में देख ली थी ना गोविंदा की, एक गोविंदा ही बनना था, ठीक है। और फिर 12वीं के बाद तक, इंजीनियरिंग के पहले 2-3 साल तक मैं एक्टिंग करता रहा कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, या मैं फिल्मों में नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो मैंने 12-15 साल तो जिंदगी में एक्टिंग की मैंने, कि नहीं मैं कुछ और हूँ। मैं पढ़ने वाले बच्चे की एक्टिंग कर रहा था। मेरा ब्रेन भोंदू नहीं था ऐसा, मतलब मेरा ब्रेन अच्छा था। आई वेंट टू अ गुड बोर्डिंग स्कूल, आई क्लियर्ड एग्जाम्स। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेरा दिमाग, बट मेरा मन लगता ही नहीं था, मेरा मन ही वही लगता था कि एक दूल्हे राजा देख लिया, दिन भर मन में दूल्हे राजा ही चल रही है। समझ रहे हो? तो मेरा वैसा था। फिर मैं पुणे आया पढ़ने, और मेरे बहुत स्कूल के मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स IIT बॉम्बे में पढ़ रहे थे। तो मैं IIT बॉम्बे आके रहता था वही हॉस्टल में, और वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग जगह थी IIT बॉम्बे कि वहाँ रह के, वहाँ उस समय DC++ होता था लैन पे एक, और लैन पे दुनिया जहान की सारी फिल्में थी। अब मैं वहाँ तक सिर्फ हिंदी फिल्में देखा हुआ था, मतलब वही गोविंदा, डेविड धवन, यही मेन यही थी उस समय पे। वहाँ घुसे फिर तो वहाँ मतलब वो स्वर्ग की चाबी हाथ लग गई। वहाँ ऐसे फोल्डर बना वुडी एलन की सारी फिल्में, वहाँ डेविड फिंचर, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, अलेजांद्रो इनारितु, दुनिया भर के जितने अच्छे डायरेक्टर्स हैं सबकी सारी फिल्में। और वहाँ बाहर के शोज हैं, हाउस चल रहा है, हाउस MD चल रहा है, प्रिजन ब्रेक चल रहा है, अपना वो बॉस्टन लीगल चल रहा है, और वो उधर एपिसोड उधर US में रिलीज हुआ, खटाक इंडिया में लैंड पे अवेलेबल है। और मैं आप मानोगे नहीं, 4 साल में IIT में रहा हूँ, मेरे नाम से कैंटीन में खाता था, मैं स्टूडेंट नहीं था वहाँ पे।
टीचर्स ने बोला कि वो बच्चा एग्जाम देने नहीं आया, डिग्री नहीं लेने आया अभी तक। आप सुनो, ऐसा मेरे साथ हुआ है कि कोटा में मैं था 2 साल, तो कोटा के बहुत लड़के आईटी बॉम्बे में थे, तो मेरे को 3-4 लोगों ने देख लिया आईटी में, और मेरे को रहते हुए दिखते थे। अब वो मान के चलते थे कि ये भी आईटी में पढ़ता है, और वो मेरे से आके बोल रहे कि भाई अगर कोई जीनियस है तो तू है, तूने आज तक किताब नहीं टच किया। उनको पता था मैं कोटा में किताब नहीं टच करता था। तूने आज तक कोटा में किताब टच नहीं किया, तू यहाँ भी कभी क्लास नहीं जाता है, मगर भाई तू आईटी तू भाई तू है। और मैं क्लैरिफाई भी नहीं कर रहा था कि ठीक है यार। कोई रैंक नहीं पूछा आपका? हाँ? रैंक कोई पूछ नहीं? घुसने के बाद कोई रैंक नहीं पूछता, घुसने के बाद कोई रैंक पूछता ही नहीं आईटी में। तो वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग जगह थी। वहां पे फिल्म, वहां घुसने के बाद फिर होगा कि नहीं भाई यही करना, और वहीं से मैं दीपक मिश्रा को मिला। आईआईटी मुंबई वाले ना, जैसे ये रिलीज होगा वहां पे पहले हॉस्टल में जाके सबको चेक करेंगे, आई कार्ड दिखाओ तुम, ठीक है। अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, उस टाइम में बहुत एक्चुअली बहुत कूल कैंपस आप जैसे लोगों की वजह से। मूवी देखने कौन कौन आया? कुछ दिन पहले भी एक न्यूज आई थी कि एक बंदे ने 6 महीने क्लास अटेंड करी, फिर उससे जब आई कार्ड मांगा गया तो उसे पता लगा कि उसने एग्जाम ही नहीं दिया अभी तक। 4 साल एक बंदा हॉस्टल में रहा, क्लास नहीं अटेंड किया, 4 साल हॉस्टल में रहा है। कैंटीन में खाता चला है। कैंटीन में मेरा नाम का खाता चला है भाई, कैंटीन में रूम नंबर से ही चलता था, लेकिन मेरा नाम का था। आपका दोस्त था वहाँ पे? हाँ मेरे दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे मेरे, स्नेहिल, अभिप्रीत। नहीं उनको भी एक्स आईआईटीएन वाला वो मिल उनका नाम मत लेना आप शो में। उन्हें एलुमनाई से हटा दिया जाएगा। नहीं जिसका मैं नाम ले रहा हूँ AR 15, तो ही वाज एक्चुअल स्कॉलर, जीनियस। हाँ जीनियस। तो वहीं मैं दीपक मिश्रा से भी मिला, पंचायत जो उस समय रघु करते थे रोडीज में। या हाँ टेबल से निकलते थे। हाँ, तो उसी समय मैं दिन भर रात भर बैठ के साउथ पार्क देखता था, मॉन्टी पाइथन देखता था, और एक पिक्चर आ गई थी साशा बैरन कोहेन की, द डिक्टेटर, और उसके बाद टीवीएफ का स्केच आ गया, राउडीज का स्पूफ। तो मेरे को लगा कि भाई दिस इज इट, दिस इज द प्लेस। और फिर मैं गया, मिश्रा से मिला, अरुणाब से मिला, उन्होंने बोला कि आ बैठ जा, काम करना चालू कर दे। तो इन लोगों से बहुत आसान था मेरे लिए, क्योंकि उस समय हम लोग 6 लोग थे, 7वां मैच, 6 लोग पहले से थे, 7वां मैच था। तो वहाँ ठीक है, आराम नगर में बंगलो था 99 नंबर, वहाँ गए, बैठ गए, काम करना चालू कर दिया। इंटर्नशिप किया, एडी किया, प्रोडक्शन किया, सारा काम किया। और इसीलिए मतलब, और उस समय, और घर में क्या था कि अरुणाब सैलरी देते थे, तो घर में ऐसा बोलने का इशू भी नहीं था कि क्या काम करता हूँ बॉम्बे में काम। क्या आईआईटीएंस के स्टार्टअप में हूँ, तो जहाँ पे आप बिहारी पिता को अगर आप आईआईटीएंस प्रीफिक्स लगा के कुछ बता देते हैं, उसके बाद अगर आप बोल रहे हैं कि आईआईटीएंस के साथ इलीगल आर्म्स डीलिंग करता हूँ, वो नहीं सुनते हैं। वो सिर्फ आईआईटीएंस बस, यस बस, आगे बढ़ो। पापा आईआईटीएंस का नहीं, आगे क्या है सुनने का नहीं है, बस उतने में। तो मतलब आपने 350 ऑडिशन नहीं दिए? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो उस ग्राइंड में ही नहीं घुसा, मैं तो टीवीएफ में रहा, मैं वही काम ही करता रहा और वही करता ही, और मैं बाहर जाता भी नहीं। ये तो बोलते हैं मुझे बाहर काम ही नहीं करना, मैं जाता भी नहीं हूँ ज्यादा बाहर। वही करो ना विक्रम, अगली बार बोलेगा कि ज्ञान दिए जा रहे हो। ठीक है, मेरा नेपोटिज्म है, आईआईटी आईआईटी का नेपोटिज्म है मेरा। ये एक चीज होता है, आप लोग जब कुछ प्लान करते हैं और वैसे हो जाता है, आई डोंट नो मूवीज में कैसा होता है, हमारे ऑपरेशन तो जिस हिसाब से आप प्लान करते हैं कभी उस हिसाब से निकलती नहीं है। तो आप लोग को क्या लगा, मतलब आप सबके तरफ से, कि किस हिसाब से आपने प्लान किया था इस प्रोजेक्ट को सेना, और फाइनली जब एग्जीक्यूशन होकर के निकला तो क्या वैसे ही लगा या कुछ और चेंजेस आपको लगे? बताओ। मतलब तक मैं सोचता हूँ। नहीं, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डायरेक्टर, मैं बाद में इसका आंसर करूंगा, बट पहले यू शुड आंसर इट। मतलब जैसे आपने सोचा था कि ऐसी बन के आएगी वैसे ही आई? वही उसी पे आता हूँ मैं। तो बेसिकली ये अपने आप में इतना टफ सब्जेक्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को जब की स्टार्टिंग हुई थी तो मेरे को जीरो नॉलेज था कि इंडियन आर्मी की डिटेल्स क्या क्या है। मुझे बस, मैंने जितना टीवी पे रिपब्लिक डे में और इन सब पे देखा था उतना ही मुझे पता था। सो जब रिसर्च करना शुरू किया तब पता चला कि कितनी स्ट्रिक्ट और कितनी डिसिप्लिन्ड एक छोटी से छोटी चीज है। आपको सीधा जब खड़ा रहना है तो उसमें आप इधर नहीं देख सकते हो, लाइक इट वुड बी ऑफेंसिव। दोनों फॉर्म में खड़ा होना होता है। वही दोनों फॉर्म। अरे तो ये सारी चीजें सीधे बैठ जाता हूँ, नहीं तो 2 साल के अराउंड लगा टाइम इस चीज को समझने में। फिर प्रेप में हमने 2-2.5-3 महीने दिए, उसमें भी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, बट हमारे शूट पे वैसा होता है कि वट एवर यू प्रिपेयर फॉर, उसके अलावा सारी दिक्कतें आती है ना। और वही होता है, वही सेम ही है सर। वहां पे जाओगे तो आप तब जाके आपको पता चलेगा सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा सा, बस लाइफ एंड डेथ का है। रीटेक्स 55 रीटेक्स है, यहाँ गोली नहीं लगती है, यहाँ रीटेक नहीं होता। हाँ तो वही। और ऊपर से हमारे रिसोर्स काफी हमने लिमिटेड रखे थे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फैल के भी नहीं करना था। ऐसा नहीं है कि हमको जो चाहिए सब मिल जाएगा और तुम बनाओ, वैसा हमारी ट्रेनिंग वैसे नहीं हुई है।
हम हमेशा से डे वन से ऐसे ही ट्रेंड हुए हैं कि मिनिमम बजट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे सकते हैं। एंड व्हेन आई से बजट, इसका मतलब सिर्फ पैसे नहीं, हर एक चीज। जैसे आपको एक रिसोर्स खाना भी मिल रहा है, तो आपको मिनिमम खाने में मैक्सिमम चीज कैसे निकालोगे, एवरीथिंग। ये हमको शुरू से एक स्केच के छोटे स्केच कहते हैं हम लोग छोटे वीडियोस को, जो 3, 4, 6 मिनट के होते हैं, वहां से ही हमारी ट्रेनिंग हुई है सिंस द वेरी फर्स्ट ईयर कि हाउ टू ऑप्टिमाइज थिंग्स। तो ये सेना में जब हम लोग पहुंचे तो देखे कि इतना सारा चीज है, इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। तो वही प्लानिंग करके जब हम सेट पे पहुंचे तो पता चला कि इससे और 10 टाइम्स ज्यादा टफर प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक विजुअल है सर इसमें, जो फर्स्ट एपिसोड के टाइटल पे आता है, वो बहुत अच्छा विजुअल था। हम लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे करने के लिए कि तो काफी अमेजिंग है। तो अर्नाब को हमने जब सर को पिच किया था, तुमको भी काफी अच्छा लगा था ये। और वो ही विजुअल हमारा सबसे खराब विजुअल था उस दिन के शूट का। एंड वी ऑल वर सो डिसअपॉइंटेड कि इस विजुअल के चक्कर में तो हम एपिसोड 1 पे बहुत और वो वैसा था कि गाड़ी खोल के पार्ट्स में अलग अलग लेके जाना है। अच्छा वो वाला हमने मतलब दिमाग में वो कैलकुलेट नहीं हुआ कि गाड़ी के पार्ट जब लेके जाओगे तो पार्ट तो बहुत वो होंगे ना, हैवी, कैसे लेके जाएगा एक आदमी। मेरे दिमाग में तो विजुअल आया था, कैसे देख रहा हूँ मैं चींटियों की तरह ऐसे लोग चले गए, है ना। लेकिन कैसे, जो डे 1 में गए सब कमजोर लोग आ गए थे, तो उठा ही नहीं पा रहे थे। और वो बहुत हमने सोचा था 5 घंटे में खत्म कर देंगे, 13वें घंटे में हम थे वहां पे, लाइट आने वाली थी और नहीं हो पाया था। तो हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए, सब रो रहे थे, सर भी थे वहां पे। फिर सर ने बोला एक और ट्राई देते हैं, कुछ होगा इसमें। और मैं ये मानता हूँ, देखो ये पहनावा भी, मैं भगवान में मेरी भक्ति बढ़ गई है कि होइए वही जो राम रचि राखा, आई फर्मली बिलीव दिस। तो मेरे को पक्का लगा था कि खराब हुआ है, कोई रीजन होगा। फिर मैं सोचा क्या रीजन हो सकता है, फिर मेरे को याद आया कि ड्रोन शॉट में ऊपर लाइट ही नहीं दिखेगी। ये बाद में याद आया, क्योंकि पहले से प्लान ही नहीं था। और ये रीजन नहीं था ही खराब होने का, कोई और रीजन था कि लोग उठा नहीं पा रहे थे, तो हमको वापस से करना पड़ा। फिर वो आइडिया आया कि सबके माथे पे लाइट दे देते हैं ना। और ये आया उसी दिन जब देखा मैंने कि वो सीन में एक मेरा लाइट वाला बंदा जंगल में बैठा हुआ है, अपने इक्विपमेंट को लगा रहा है लाइट पहन के। तो बहुत कूल दिखा था दूर से ऐसे कि जंगल में एक बंदा लाइट पहन के ऐसे। तो वो हमने वहां पे किया और सेकंड डे अपने आप बहुत स्मूथली हो गया। सेकंड डे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये फर्स्ट डे खराब इसीलिए हुआ क्योंकि लाइट लगा के हमको ड्रोन शॉट लेना था। शायद भगवान ने बोला था कि तू ऐसे नहीं लेगा, ऐसे लेगा। तो ये सब प्रॉब्लम आती है जो आपके सबसे, ये वैसी वाली बात हो गई सर कि जो चीज वी आर लुकिंग अप टू इट कि ये बहुत अमेजिंग चीज होगी आज, और पूरे शो में शायद ये वन ऑफ द बेस्ट चीज हो सकती है, वही खराब हो गया। अब आपको उसके अलावा चीज ठीक करना है, और पैसे भी नहीं है, खत्म हो गए पैसे, क्योंकि बहुत महंगा था वो पूरा गाड़ी को डिसमेंटल करना और ये सारी चीज। तो फिर ये आइडिया कहाँ से आया था गाड़ी को डिसमेंटल करने का? सर ये आया था मेरे बचपन के एक विजुअल से। मैं बचपन में 26 जनवरी परेड देखता था, मेरे पास वो वीडियो भी है। इंडियन आर्मी आती थी, गाड़ी खोल के वापस लगा के चले जाती थी। दैट वो मेरे को इतना अमेजिंग लगता था वो चीज। तो यहाँ पे आए, ट्राइड पुटिंग इट अप थोड़ा विजुअल में। तो ओवरऑल आपको लगा कि सेम चीज आई? इसके बनाने से पहले सर मैंने कुछ एआई विजुअल्स बनाए थे, जो कि मैंने अपनी टीम को दिखाया था कि अगर ये सीन करेंगे तो मेरे को ऐसा एक शॉट चाहिए जिसमें ऐसे कलर रेफरेंस हैं, ऐसा फ्रेम होगा, ऐसी ऐसी चीजें होंगी। बेस्ट पार्ट इसकी, अभी मैं शायद पोस्ट करूंगा कुछ दिनों बाद, 90% हमने अचीव किया है वो सारे विजुअल्स को जो प्लान किया था। लेकिन शो जैसा सोचा था उससे आई थिंक 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है जो हम वैसा किसी जगह 19 है, किसी जगह 20। अब मतलब जो हम लोग जो राइटर्स, जो क्रिएटर्स होते हैं ना, वी आर ऑल एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ आवर वर्क। तो हमेशा लगता है कि नहीं ये बेटर हो सकता था, ये बेटर हो सकता था, ये बेटर दिख सकता था, ये लाइन, ये पार्ट थोड़ा छोटा हो सकता था, ये कहानी थोड़ा क्रिस्प आगे बढ़ सकती थी। तो वो हमेशा लगता है, वो कभी, और वो होना भी चाहिए। मेरे को लगता है कि That's how you improve. योर बेस्ट वर्क शुड ऑलवेज बी अहेड। Yeah. विक्रम आपका? सेम सर। इनफैक्ट आपसे मैं ये पूछूंगा, जैसे इन्होंने बताया कि आपकी एंट्री 3 दिन पहले हुई, तो जब आपके पास ये ऑफर आया तो उस समय आपको क्या मतलब एक्सपेक्टेशन होती थी कि अच्छा ठीक है एक ऐसा रोल है, आर्मी ऑफिसर का, जाऊंगा, यूनिफॉर्म पहनूंगा, कुछ बोलना होगा, कुछ करना होगा, वो सारा। एंड जब रियल हुआ तो आपको लगा कि यार ये तो थोड़ा सा मतलब चेंज है, इसमें तो गड़बड़ है कुछ? सर मुझे तो पहले कैजुअल वॉक छोड़ना पड़ा, कैजुअल टॉक छोड़ना पड़ा, कैजुअल एटीट्यूड छोड़ना पड़ा, सब कुछ जो कैजुअल था ना वो छोड़ना पड़ा मुझे, बिकॉज वो समझ में आया ड्यूरिंग द रीडिंग्स और इनके साथ, क्योंकि इनकी प्रेप इतनी सॉलिड थी कि 80% ऑफ माय जॉब वाज डन बाय देम। मुझे तो खाली वो पढ़ना था। और मेरी तरह आदमी को ना प्रेप नहीं पता होता है क्या है प्रेप। प्रिपरेशन मतलब कि एज एन एक्टर आपको उस वर्ल्ड में जो जाना है कि वो क्या वर्ल्ड है, एक सोल्जर का वर्ल्ड क्या है, मतलब हमें तो बाहर से पता है ना, बट अंदर क्या होता है उस वर्ल्ड में, वो इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की हुई थी। तो वो पढ़ के मेरा 80% काम हो गया था एंड 20% वो आपको नोट्स देते हैं पूरी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट पे, स्क्रीन प्ले में वो लिखा होता वो है, लिखा होता है इमोशनली कहाँ पे है वो कैरेक्टर, और क्या कहाँ से आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो क्यों इतना proper उन्होंने पैशनेट लिख के है वो देते इस हैं। फील्ड को लेके, Yes. कहाँ से वो पैशन आया उसका, तो वो सब काफी अच्छी रिसर्च थी। 20% जो काम मेरा था वो था फिजिकली, मैं कैसे उसको अपना एनहांस को, थोड़ी वेपन ट्रेनिंग करी हमने उस चीज के लिए, एंड थोड़ा एक्शन सीखा और कैसे कॉम्बैट में रहते हैं। और
मेंटालिटी ऑफ अ सोल्जर थोड़ी समझने की कोशिश की, दैट वाज थ्रू पॉडकास्ट। मैंने आप लोगों के पॉडकास्ट देखे, ठीक है ना, एक्स आर्मी ऑफिसर्स के पॉडकास्ट देखे, द वे यू गाइस टॉक, और क्या आप लोग फेस करते हैं कॉम्बैट फील्ड में, वहाँ पर क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उससे और मेंटालिटी समझ में आई। ठीक है कभी लगा नहीं कि फौज ज्वाइन करना चाहिए था अभी? सर, एक्चुअली ना जब मैं ये सब देख रहा था मुझे थोड़ा डर लग गया वाइल द प्रिपरेशन। मैंने कहा यार नाउ दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म, इट इज नॉट जस्ट अनदर एक्ट, यू आर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सैक्रिफाइसेस दैट पीपल हैव मेड। आप लोगों की कहानी सुन के मुझे समझ में आ रहा था कितनी सैक्रिफाइसेस हुई हैं इस यूनिफॉर्म में। बिल्कुल, मतलब जैसे मुझे लगता है ना कि जब आप यूनिफॉर्म को पहन लेते हो जी तो आप चेंज हो जाते हो। बिल्कुल Yes, सर। So, 100% क्या पहनते होता है ही ना, मतलब मैं अभी बैठ के कैसे भी बात कर रहा हूँ, बट जैसे ही मैं पहन लूंगा और अपने ट्रुप्स के साथ हूँ, भले पीस में हूँ या फील्ड में ऑपरेशंस में हूँ, तो Yes. फीलिंग आपकी चेंज हो जाती है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप बिकॉज आपको पता है कि भाई एब्सोल्युटली। मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, एज एन एक्टर हमारा काम होता है टू फाइंड द स्पाइन ऑफ द कैरेक्टर, कि ये कैरेक्टर की स्पाइन क्या होगी, कैसे ये वॉक करे, कैसे चलेगा। सर वो यूनिफॉर्म पहनते ही आ जाती है, द मोमेंट यू वेयर दैट। इसमें एक छोटा सा एक एलिमेंट बताता हूँ कि जैसे इसका डे 1 ऑफ प्रेप था ना, जब स्क्रिप्ट मिल गई हमें, अब हमको टीम ऑनबोर्ड लेके आना, तो डायरेक्शन टीम एक आई जिसके अंदर 7-8 लोग थे। डे 1 में मैंने सबको एक डॉग टैग गिफ्ट किया, सबके पास अभी भी, जिसमें इसी प्रोजेक्ट का नाम, उनका नाम और सब कुछ लिखा हुआ है, और ये सब मैंने बोला कि ये शूट पे हर दिन चाहिए, और ये जिसके गले में होगा आई वुड मेक श्योर कि ही इज बिहेविंग लाइक एन आर्मी ऑफिसर। हमारे सेट पे हम जो है कॉस्ट्यूम बोलते हैं कपड़ों को, हमने कभी नहीं बोला इसमें, हमने यूनिफॉर्म ही बोला है। हमने वो, जब हम आपस में भी बात कर रहे थे डायरेक्शन टीम में, कोई कॉस्ट्यूम बोलने में बाहर खड़ा हो जाता था। वो कॉस्ट्यूम क्या है, यूनिफॉर्म है जो सोल्जर पहन रहा है, बैचेस है जो उनको मिले हैं, और क्या वैसे लैंग्वेज थे, क्योंकि व्हेन यू आर वेयरिंग दैट डॉग टैग जो मेरे पास अभी रखा हुआ है, हर दिन वो पहन के आना। डायरेक्शन टीम में मिला है, और डायरेक्शन टीम के हर लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आपको इसका वैल्यू समझना होगा, कि अब अगर आपको ये मिला है, हाउ स्पेशल इज दिस फॉर यू, एंड अगर ये प्रोजेक्ट में चाहिए तो डिसिप्लिन आपस में चाहिए पहले। यू कांट बी वेरी कैजुअल ऑन सेट इफ यू आर मेकिंग अ शो व्हिच इज वेरी डिसिप्लिन इन इटसेल्फ। तो तेरे को फील हुआ होगा। हाँ सर, मैं इनफैक्ट ये वो शूट है जिसमें लास्ट डे ऑफ शूट में रोया हूँ, ये किसी को पता नहीं। मैं अपनी वैनिटी में गया एंड यू नो आई वाज वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म, और वो लास्ट डे था, मुझे उतारनी थी, उसके बाद मुझे यूनिफॉर्म नहीं पहननी थी। एंड आई फेल्ट लाइक कि एक तो जैसे भगवान मैंने कभी देखे नहीं है, तो इस पूरी शूट के दौरान ना मुझे समझ में आया कि यार ये जो सोल्जर्स है ना, ये एक्चुअल में भगवान है, यू नो, वी आर लिविंग पीसफुली बिकॉज ऑफ देम। और वो पूरी शूट के दौरान मुझे समझ में आया, और जब मैं उसको उतारा था आई गॉट इमोशनल, एंड आई एम स्टिल लिटिल बिट ऑफ इमोशनल, यू नो, सेइंग अबाउट यूनिफॉर्म। तो बहुत कमाल की फीलिंग थी, आई गॉट गूज बम्स उस मोमेंट में, जब मैंने कहा यार कि, और मैंने उस यूनिफॉर्म को, जनरली क्या होता है हम कॉस्ट्यूम जब अपने ना ऐसे उतारते हैं वैनिटी में छोड़ के जाते हैं, यूनिफॉर्म को मैंने वापस हैंगर में लगाया, रखा, एंड या वो बहुत मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था। नहीं एक्चुअली सर क्या है ना कि जब जैसे हम जब अपने रिसर्च के प्रोसेस में जब घुसे ना, लोगों से मिलने लग गए, कहीं कहीं रेजिमेंट्स में गए, बहुत सारे लोगों से मिले, तो एक्चुअली हमें आइडिया नहीं है कि कितना टफ जॉब है ये। एक्चुअली हमें आइडिया है ही नहीं कि किस लेवल का सैक्रिफाइस है ये, नहीं है आइडिया। मतलब कोई भी काव्य महाकाव्य इस चीज को ईमानदारी से नहीं बता सकता। मुझे नहीं लगता है कोई भी तरीका है इस बात को, अनलेस यू एक्चुअली फील इट। आप वहां पे जाके रहें, या आप मतलब ऑफिसर बने, या आप सिपाही बने, तभी आप फील कर सकते तभी कर सकते हो, उसके बिल्कुल। पहले तक यू कांट फील इट, इट्स रियली इम्पॉसिबल। इसीलिए फादर सन थोड़ा और ज्यादा था कि भाई जो चीज पता है थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, कि ठीक है बाप बेटे के बीच की जो दूरी थी वो कैसे आज ये हो गया, उसमें ज्यादा घुसेंगे तो इट्स रियली टफ, यू हैव टू एक्चुअली लिव इट। लेकिन पता है आनंद, मतलब मुझे ये लगता है कि इंडिया में ना हमको ये चीजें दिखानी चाहिए। जैसे शायद इस तरह की वो बाहर जब ये बनाई गई थी अपना टॉप गन, पहली वाली टॉप गन जब यूएस ने रिलीज करी थी, टोनी स्कॉट, तो उनके यूएस एयरफोर्स के 70% एनरोलमेंट इंक्रीज हो गई थी। वो बनाई ही इसलिए गई थी बिकॉज बहुत सारे लोगों ने यूएस एयरफोर्स ज्वाइन करना छोड़ दिया था, उससे पहले प्रॉब्लम्स थी वो सारी चीज़ें, तो उसको मोटिवेट करने के लिए। एंड वहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाई जाती हैं, बहुत सारी। सिनेमा सेलिब्रेट्स देयर आर्मी एंड हाउ। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे भी ना एक वो कोर, कि अगर आप जब आर्मी मूवीज बना रहे हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर्सनल उसकी हैं, सेक्रीफाइसेस की हैं, फैमिली सेक्रीफाइसेस की, बड़ी सारी है ना, जब कनेक्टेड है कि बंदा चला गया, शादी हुई, आज चल, एंड नेक्स्ट डे वॉर गया, बैटल गया, एंड ही इज नो मोर। तो उनको बहुत अच्छे से दिखाया जा सकता है। सर इनफैक्ट हमारे शो में जो सेकंड एपिसोड का जो ये एंड है, थर्ड का, जब वो नीचे से भागता है, पेड़ से निकलता है,
वो एक मतलब एक्चुअली ही इज ऑन ड्यूटी राइट नाउ, तो उनके बारे में नहीं बात कर सकते हैं, बट इट्स अ ट्रू स्टोरी कि जो पेड़ के नीचे जो पेड़ के नीचे वाला, पेड़ के या, नीचे या, 2 BHK बना के रह हाँ, रहे थे फौजी। yes. कश्मीर की कहानी रिसर्च में हमें हमें रिसर्च नहीं पता हाँ। चला था। और सर कितनी चीजें तो आपको हमको जैसे मुझे ऐसा लगा था कि मैंने बहुत हद तक तैयारी कर ली है एंड आई नो व्हाट यू नो बीइंग अ सोल्जर इज। हमारा एक एक्शन सीक्वेंस था, तो गाड़ी के अंदर में और ब्लास्ट होना था, तो ब्लास्ट हो वो कार का जो फ्रंट में ग्लास होता है उसका इतना सा सर कांच ना मेरे यहाँ लग गया इतना सा ही ब्लड निकला और थोड़ा सा दर्द हुआ, तो मैं ऐसे आया, पूरी यूनिट आ गई मेरे पास, ठीक है, दौड़ के पूरी यूनिट आ गई मेरे पास दौड़ के, अरे भाई एक्टर को लग गई, ये हो गया। उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि यार यहाँ हम इतना सा कांच मुझे लगा, और वो सोल्जर जो वहाँ बैठा है, जो बुलेट्स आ रही हैं उसकी तरफ, ठीक है, वो क्या फेस कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था तब तक कि आई नो अ लॉट, बट तब समझ में आया भाई कुछ नहीं पता, हम ऐसे छू के वापस आए हैं बस। नहीं, उस चीज में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जो हमने जैसे जो बैटल, जो लड़ाई के सीन जैसे फिल्माए गए, जो एम्बुश होता है या फिर जो एंड में लड़ते हैं ये लोग जाते हैं, वो आप लोगों को कैसा लगा? या नहीं, नो डाउट आप लोगों ने अच्छा सीन बहुत अच्छे हैं, अच्छा मतलब, पोर्ट्रे हाँ। किया है, कोई शक नहीं, आप लोगों ने अच्छा पोर्ट्रे किया है। मतलब जैसे बहुत सारी जगह तो वो बहुत ज़्यादा ही गाड़ी वाड़ी उड़ा देते हैं, और मतलब बिल्कुल वो चल रहा होता है कि मतलब जब हीरो भी हवा में है और वो भी हवा में है, उस गोली भी हवा में है ना, तो आप लोगों ने उसको काफ़ी रियलिस्टिक रखा है, अच्छे से वो आया है वो चीज़। हाँ, एक हमने तो ट्राई किया सर कि जितना लेवल तक रिसर्च में हम जा पाए, सर ने लेकिन पकड़ लिया, 2 चीज आके फीडबैक दिया जो मैं आगे के शोज में यूज कर क्या सकता, क्या क्या जो कि सर आप बताइए प्लीज, बताओ। मुझे बताइए सर। नहीं, बट वो वैसे अरे चलने वाला या मैं एक कॉम्बैट में दौड़ता नहीं है। आप लोगों ने जब वो क्विक रिएक्शन टीम को देखा ना कि वो दौड़ते हुए जा रही है, मैं वही कि मुझे पता नहीं, दौड़ते हुए कोई कॉम्बैट में जाएगा ही नहीं, आपको पता है कि पता नहीं कौन, और दौड़ते वक्त हड़बड़ी होती है। हमारी तो यूनिट जानी जाती है कि धीरे 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 ऐसी आवाज कि कुत्ता भी ना सुने जब आप निकल रहे हो जंगल के अंदर से। आप कंसल्टेंट आइए हमारे आप मुंबई आ सकते हैं और लोनावाला में रहिएगा। लेकिन मुंबई इसलिए क्योंकि आप हैं। तो सेकंड जब वो बाहर बैठे थे ना, तो मैं, अच्छा आपने पहले दिखा दिया था कि वो स्नाइपर चल चुका हो, मैं कहता था यार ये क्यों बाहर बैठा है ओपन में क्यों बैठा है यार, ये मरेगा तो दो थिंग, बट ठीक है, मतलब देखिए वो हम अलग से बता देंगे आपको सारी कमियां। आप लोगों को जो नहीं, यहाँ पे एक्चुअली जो बच्चे आगे लिखना चाहेंगे, शोज बनाना चाहेंगे, उनको मालूम होना चाहिए, मतलब ये भी है ना कि हम ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ, मैं ये भी आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों की एक ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको बताया जाता है कैसे कॉम्बैट में घुसना है, लेकिन जब आपका फर्स्ट आप कॉम्बैट में गए और यू नो फर्स्ट टाइम यू आर एक्चुअली फेसिंग दोस बुलेट्स, या तो कुछ बॉडी के अंदर कुछ फर्स्ट टाइम जब आपने फेस किया तो कुछ ऐसा लगा क्या, झंझनाहट कुछ हुई कि ट्रेनिंग से अलग? सॉरी, मैं इनका आंसर क्या ही दूं, आप ही लोग नहीं, मैं पहली बार जब हुआ था वो मैं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, बट आई वाज इन द हैंड टू हैंड फाइट। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा और मैं उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ और जान लगा रहे हैं आप किसी का जान निकाल देने के लिए, जब वो बंदा भी लग रहा है और वो मेरे से काफी हट्टा कट्टा था, मतलब दिस वाज योर फर्स्ट दिस वाज द फर्स्ट टाइम। उससे पहले कई सारे हुए थे, आई वाज गोइंग आउट एंड ऑपरेटिंग, लेकिन जिसमें एक्चुअल बंदा मिल गया है, और बहुत ज़्यादा मैं इसका किसी और वजह से डिस्कस नहीं करना चाहता, बहुत सारी गलतियां की हैं इसमें मैंने। सेकंड टाइम वाला बहुत सारा होता है। मेरा जो पहला था, तो हम किसी को रेस्क्यू करने गए हुए थे, एंड उसने उस बंदे को तो छोड़ दिया हमको देखकर, एंड वो भागने लगे पहाड़ के ऊपर, और वो पहाड़ के ऊपर ऐसे भाग रहे हैं और मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ, और दिन है और उन्होंने फायर खोला और मैं भाग रहा हूँ, तो मेरे साथ जो बंदा था उसने मेरे को पकड़ा और नीचे बैठा कि फायर आ रहा है, उस तरह से। तो उस टाइम में ना शायद इतनी ट्रेनिंग हो जाती है, एंड देन अगेन वो जिम्मेदारी, एंड आप ऑफिसर हो, लीड कर रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते ना कि मतलब आप, तो शायद दिमाग में बस होता है कि वो बंदे पकड़ने हैं या फायर करना है, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो वो शायद डर, मतलब कई लोग पूछते हैं कि डर वाला फैक्टर आता ही नहीं है, नहीं आता, वो सब बोल चुके हैं, वो आप उस चीज को क्रॉस कर चुके हो। हम लोग सिपाही से लेकर के मतलब ब्रिगेडियर तक मिले हैं कि सबने बोला कि डर नहीं लगता भाई। एक चीज जो एनडीए से लेकर के हर जगह सिखाया जाता है ना, स्पेशली ऑफिसर्स के लिए, ये होता है कि जब चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होती है ना, एवरीबडी इज लुकिंग अप एट यू, या दे आर लुकिंग एट यू कि अब करना क्या है सर, यहाँ तक आ गए, अब क्या करना है। उस समय देयर आर टाइम जब कोई अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, somebody else will come up and respond कि सर ये मैं ऐसे करता हूँ, ही इज ए लीडर,
बट दैट इज नॉट गुड फॉर यू. आपको खुद मतलब यू हैव टू रिस्पॉन्ड. आपको करना है एक्ट. ऑफिसर्स तैयारी करके Yeah. जा रहा था. इट्स प्रीटी डिफरेंट. नहीं ऑफिसर्स लाइफ इज रियली रियली टफ. वो थोड़ा लोगों को ज्यादा ग्लैमराइज दिखता है बट बहुत टफ है. ऑफिसर्स की जिंदगी बहुत टफ है. मेरा वन ऑफ माय फर्स्ट वन इसके बाद जो कांटेक्ट हुआ उसके बारे में मैं कई बार जिक्र किया. वो कई कई जगह है. वो वी वर गोइंग टू रेड ए कैंप. छोटा कर देता हूँ क्योंकि पॉडकास्ट आप लोग का है. पॉडकास्ट हम सबका. 200 मीटर शॉर्ट ऑफ द कैंप. पहला बंदा जाता है. सेकंड गाय आईडी पे पाँव रखता है और ऐसे सामने वो उड़ता है ढप करके और नीचे मुंह. और छोटा सा उन्होंने बैम्बू का ऐसे करके ट्विस्ट करके मेटल थोड़ा सा केबल एक्सप्लोसिव बैटरी डिटोनेटर लगा करके और ऊपर से आप पाँव डालोगे और ऐसी फटी हर जगह. मतलब सर यहाँ भी है ये पूरे जगह में देखा यार 10-15 कम से कम बिछे हुए. और आपको पता नहीं सामने आपका बंदा रो रहा है कढ़ा रहा है और ओपन एरिया है नहीं, जंगल का एरिया. आपको पता नहीं आपको पाँव कहाँ रखना है. और 200 मीटर पे आपका दुश्मन का कैंप है. दिस इज नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. दिस इज मणिपुर. Hmm. एंड दिस वाज कंप्लीटली एटलीस्ट 40 to 45 किलोमीटर इनसाइड. उस समय लिबरेटेड जोन होता था जो पूरा एरिया उनके कंट्रोल में होता था. तो वहां से फिर टेकिंग ए ग्रास्प ऑफ थिंग्स. मतलब आप समझ रहे हो कि आप अगला कदम कहाँ रखना है आपको नहीं पता. अभी आपने उठा लिया किसी को, उस बंदे को उठाया, उस बंदे को, हाँ जिसको जाओ, उसको उसको लेके उठाया. जाना बहन. 8 बंदे लगते हैं, 4 इधर उठा करके. अब सामने वाले बंदे के पीछे आपको पता ही नहीं आपको पाँव कहाँ रखना है. दिख ही नहीं था झाड़ियों वालों के बीच में. इसमें एक मैं जोक वाला बता देता हूँ. ये जो बंदा गिरा ना काकीवी सेमा करके, क्या बंदा है वो. अच्छा, इज लिविंग. हाँ. फिट एंड फाइन ऐसे होते हैं कमांडो. राजपाल को कुछ नहीं हुआ. अरे वो ऐसे गिरा, पूरे आंखों में उसके मतलब पाँव तो उसका ठीक था, टूट गया था, बट आंखें उसके ऐसे, मतलब मैं कहा यार ये बंदा कभी देख नहीं पाएगा. अच्छा वो पूछता है कि सर मेरा हाथ ठीक है. हाँ ठीक है. पाँव ठीक है. बोला हाँ बढ़िया है, तू टेंशन मत ले, तू दौड़ेगा अभी. कहता है सर अच्छा हुआ छुट्टी जाने का बहाना मिल गया. कैन यू इमेजिन. वहां जा करके उसको जो गया हमें गुस्सा आया. वो सुनाते हैं ना कि उनके बॉस थे कि चर्बी नहीं है और गोली लग गई तो बोलते कि सर फैट तो आपको भी है सर. सलगर सर के. गोली लगी. यस. Crazy. अब अगला सीजन नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली आप मतलब जितने लोगों से मिला इंक्लूडिंग यू, सबने कहा कि नॉर्थ ईस्ट इज एक्चुअली अ क्रेजी लैंड. और मतलब जो वहाँ पे जो इंसर्जेंसी का जो पूरा वो बहुत अलग है. गेम है वो बहुत अलग है. वो अपने एनफ हमने रिसर्च भी किया एंड इट वाज स्कैरी. बट पॉप कल्चर में ये ज्यादा है इसलिए इस तरफ अपन मुड़े. आपने नहीं बताया कि पूरी मूवी में आपका फेवरेट सीन कौन सा था जो एकदम पर्सनल टच करता हो. हाँ, वो मेरा फेवरेट सीन है जो मतलब मेरी नहीं, मेरे एक दोस्त के बचपन की कहानी है वो. जो मैंने लिखा है, जो ये पापा को अपने कंधे पे उठाता है ना. और वो उसके बचपन में पापा इसको अपने कंधे पे उठा के नानी का घर देखना और कंधे पे उठा के पेड़ पे चढ़ाते हैं. या तो वो एक कोरिलेशन जो हाँ एक बचपन की एक किस्सा है, उससे वो डिराइव्ड है. वो मेरा इमोशनली वो फेवरेट सीन है. और एक्शन में वो वाला सीन सबसे सही लगता है मेरे को. जब 4-5 है इसलिए आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट वन. जब 4th एपिसोड में जब दोनों भाग रहे हैं ना जंगल के अंदर, तो उसमें जो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस आते हैं ना एक्शन के, वो मेरे को बहुत मजेदार लगते हैं. आई लाइक. और आपका विक्रम? सर मेरे लिए वो फादर सन वाले सीन सारे बहुत मतलब एक तो हमारे इंडिया में ना सर वो लैक ऑफ एक्सप्रेशन बहुत है बाप और बेटे में आपस में. वो मतलब एक हक देने में ही बड़ी तकलीफ, मतलब हाँ प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, लेकिन वो पता नहीं क्या है जो माँ के साथ फीलिंग्स दिखा नहीं पाते. तो ये रिलीज होने बाद हक दिए. इनफैक्ट मेरे फादर के साथ रिलेशन और बढ़िया हो गया. जो पहले से हमेशा अच्छा था, लेकिन वो लैक ऑफ एक्सप्रेशन था. जैसे अगर कॉल भी करना है तो मम्मी कॉल करेंगी और पापा लाउड स्पीकर में सुनेंगे. और अगर मैंने कॉल नहीं किया तो पापा पूछेंगे वाया मम्मी कि कॉल नहीं आया आज बेटे का. तो वो अब डायरेक्ट है. अच्छा. वो मैंने चेन स्टार्ट करी, भैया डायरेक्ट पूछो ना. उन्होंने चिट्ठी तो नहीं लिखी. मेरा ऐसे कॉलेज तक ऐसा था. कॉलेज के बाद आई टुक द स्टेप एंड आई बिकेम मोर ओपन टू माय फादर. और मैं पापा से लगा ज्यादा खुलने, ज्यादा उनसे बातें करने. तो अभी तो गाल पकड़ के ऐसे कर देते. और अब आपके लिए कौन से सीन थे? सर अरे डायरेक्टर को होता है ना कि यार कि ये वाले उसमें
सारे ही थे, बट जो निकल के आया उसमें 2 सीन मेरे को बहुत सही लगा। एक तो पूरा मम्मा सर वाला चंक, क्योंकि जिस तरीके से हमने उसको अचीव किया है वो मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ी लर्निंग। अनप्लान्ड तरीके से। हाँ, तो ये पहले से ही कॉन्शियस डिसीजन था कि इसमें क्या है, इसमें पैसे से ज्यादा सा तकलीफ हुई है करने में फिजिकली बहुत ज्यादा, क्योंकि हम एक तो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। मैं चलो एंथू में हो भी जाता हूँ, लेकिन क्रू में जितने लोग होते हैं, मेरा डीओपी उसकी तबीयत खराब थी उस वक्त, ही वाज ऑन बेड रेस्ट जब वो सीन कर रहा था वो वाला शॉट। उसको भी दौड़ना होता है, उसको भी दौड़ के ऊपर जाके शॉट के साथ दौड़ के नीचे आना है, दौड़ के आना। और ऐसा उनका तो रैंडम चलता है ना क्लास में, कि अब यहाँ से दौड़ के एक कूदने वाला सीन है पानी में, जहां पे ये कूदता है एंड में, जहां पे सब मड बात जहां पे हुआ था, वो अराउंड 600 मीटर पहले से दौड़ा दिए थे वो। अब अश्विन साथ में दौड़ रहा है जो मेरा डीओपी है, उसका पैर टूटा हुआ है एक साइड का, है ना। वो बहुत मतलब स्थिति खराब थी। इसमें हमारा पूरा क्रू, इनफैक्ट साउंड वाला बंदा अपना माइक लेके ऐसे दौड़ रहा है, वो भी उसकी हालत खराब, उसको भी नहीं पता ये क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। किसी को पता है सर ये क्यों कर रहे हैं, हम शूट ऑफिशियल क्यों नहीं कर रहे हैं, तरीके से ऐसा होता है। वो कहते होंगे यार टीवीएम वाले पैसे बचाने के लिए हमें लगाए जा रहे हैं। चीजें मुझे ऑन द स्पॉट पता चल रही हाँ, हैं। ये सर इसको किसी को हाँ, नहीं मुझे बता रहे हैं कि अभी वहां पर ना एक ऐसा पानी तालाब सा है, वहां पर घुसना है अंदर, क्योंकि कोई नहीं करता ना सर, वहाँ टेम्परेचर 5-6 डिग्री था, 6 डिग्री में पानी में कूदा और है। वो पानी मैं देखा हूँ गंदा पानी मट्टी वाला। मैंने कहा इसके अंदर क्या है, वो कह रहे पता नहीं पानी। आप जाओगे तो पता चल जाएगा। और मैं देख रहा हूँ वो बच्चे मुझे बता रहे हैं, एक का तो पहले कांच लग गया था पूरा वो अंदर कुछ भी हो सकता है भाई, सांप भी निकला था पिछली बार तो अंदर से। मैंने कहा चलो ठीक है, अब सोल्जर बन चुके हैं मतलब। तो उसमें काफी फन था। मतलब हाँ, वही था कि इसमें अगर आप मेरे प्रोड्यूसर्स पैसे दे भी देते तो भी मैं नहीं लेना चाहता इसमें, क्योंकि ये प्योर एंथू का वो चंक था जहां पे आप रियलिटी तभी शूट कर पाओगे जब आप रियल लोगों के साथ रहोगे। एंड वो मैं इसलिए खुश हूं कि मेरे दिमाग में वो सीन जिस तरीके से था वो वैसा ही आ गया। और जो लोग मेरे पे डाउट कर रहे थे वहां पे क्रू वाले, तू इतनी मेहनत क्यों करा रहा है, यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो सब बहुत खुश हुए उसको देख के, अरे ये इसलिए ऐसा करवाया था, इसलिए ऐसा निकल के आया। तो वो सीन अपने आप में अगली बार खुशी खुशी और दौड़ेंगे वो। अब तो हाँ, बट इससे पहले जो आप वो मैं इनको भी बता चुका हूँ, वो जो पेड़ वाला सीन है ना, वो पेड़ आपने बहुत गलत सुना। टेक्निकल तरीके से वो पूरे उसके बीच में एक पेड़ है, आप उसी के ऊपर चढ़ा दें उनको। पूरे जंगल में सर वही एक पेड़ था इसमें इंसान चढ़ सकता है। मैं पीछे से कह रहा था कि यार वो पेड़ नहीं, बगल वाला। आप आ रहे हो हमारे शूट पे, आपको मैं लेके आ रहा हूँ अगले शूट पे। बजट बढ़ाओ। इस वाले में भी सर फ्री नहीं हाँ। चाहिए थे। नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ, वो तो बट इसका एक्टिंग कैसे रहा आप लोग के हिसाब से? मतलब हाँ। ये ग्लैमर ग्लूमर वो क्या कहते हैं आर्मी ऑफिसर वगैरह छोड़ दें तो ऐसे ये बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है। मैं बोलता हूँ सर, ये लोड ले लगा कि untrained actors are the best actors, professional actors are the worst actors. बस आर के सर कॉन्शियस थे। इन्होंने पता नहीं क्या क्या बुलवाया उनसे बेचारे से। तो जाके बट सर आए थे, प्रीमा अपनी बुक देके गए मेरे को। सर का फोन आया मेरे पास, अरे मैं जा रहा हूँ, तू आ नहीं रहा। अरे सर की भी गजब की कहानी है। ओह सर तो बहुत आगे। उनके ऊपर एक सीरीज आप उनके ऊपर लिख सकते हाँ, अरे उन्होंने अपनी बुक दी मेरे को। वो मेरे को उस दिन वो बताया कि आई स्टार्टेड एज अ जवान। अरे मैंने बताया तो था, हाँ, नहीं जब मैं उनको लेकर आता था तभी बताया था। इनफैक्ट जब मैंने रिकमेंड किया था तब भी बताया था। एंड देखो जवान, What a man he is. एज ए जवान, हिज फ्रेंड, मतलब कुछ हुआ, ऑफिसर थे वो, एंड ही कुड नॉट कम उनके डिनर के लिए घर पे। 2 दिन लगा था। तो ही फेल्ट बैड। उसके वाइफ ने भी ताना दिया, बोला कि अब मैं ऑफिसर बनूंगा। मैम ने बोला तुम ऑफिसर नहीं बन सकते हो, उन्होंने कहा कि ऑफिसर बनूंगा अभी मैं, और तैयारी करी। एंड आप देखो, मत बोलिए कैमरे पे मत बोलिए। वो हमने पॉडकास्ट कर लिया। और उसके बाद ही गॉट कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, कारगिल वो में पता है ना कि सेम प्रेसिडेंशियल उसमें सर 2 बार चल के गया। कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र एक ही उसमें लिया है। हाँ, वो तो अच्छा प्रेसिडेंट ने पूछा नहीं, भैया तुम ले चुके हो ना? अरे बार क्यों? नहीं तुम वापस जाओ। ले तो अभी तो दिया तुमने। अभी तो लिया आपने, दोबारा चाहिए। बट आजकल मैं देख रहा था मिलिट्री पॉडकास्ट आजकल बहुत चल रहे हैं। उसके पीछे मेरे को रीजन ये लगता है क्योंकि अभी क्या है कि कुछ लोग लोड भी लेंगे कि जना खना, एक तो क्या चाहिए, कैमरा 2 माइक लेके सब बैठ गए हैं, एवरीबॉडी इज अ पॉडकास्टर। बट हम भी ऐसे शुरू हुए थे। नहीं सर, आपके पास 20 साल की सर्विस थी ना, ऐसे नहीं शुरू हुआ। मतलब बट यू डोंट गेट वैल्यू आउट ऑफ अ 17-year-old सिटिंग विद अ कैमरा एंड अ माइक। But when it is a 45-year-old, a 50-year-old retired army colonel, तो सुनने को नॉलेज इतना मिलता है ना, बातें इतनी अच्छी सुनने को मिलती है ना। हम 20 साल सर्व करके भी
हर पॉडकास्ट में हमें कुछ नया सुनने को मिलता है। राइट मतलब ऐसे ऐसे सीनियर्स आते हैं इस पॉडकास्ट की सर बेस्ट बात ये है कि जो सवाल पूछता है वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ जो जवाब देता है वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, तो दोनों तरफ से बहुत अच्छी बात और होती है। बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जहाँ दोनों साइड स्कैमस्टर्स हैं। ये भी पॉडकास्टर क्या स्कैम कर रहा है और ये कुछ तो स्कैम कर रहा है। सो रिच इन एक्सपीरियंस, मतलब दोनों साइड वाले। हाँ इसलिए यू लाइक लिसनिंग टू पीपल जहाँ से आपको कुछ नॉलेज आए लाइफ को लेकर के। शो में एक मूवमेंट है जो सर ने लिखा है, वो मेरा मतलब 2 सीन थे फेवरेट। एक तो ये मम्मा सर वाला था, एक है पुष्प की अभिलाषा पोएम वाला चंक जो सर ने लिखा है। तो बेसिकली जब नरेशन हुआ, सर ने बताया, मैं एकदम फटी गई क्योंकि ये बचपन से मैंने पोएम मेरी माँ मुझे सिखाती थी हमेशा से, और हमेशा से मुझे इसका मीनिंग के साथ सिखाती थी कि एक फूल क्या चाहता है, कि फूल नहीं चाहता है कि मुझे तुम एक इस भगवान के सर पे रखो, मुझे एक क्या नाम है किसी माला में पहना के किसी उसको प्रेमी माला में डाल दो। फूल चाहता है कि मुझे रास्ते में फेंक दो जहाँ से वो जो दिनकर जी की, हाँ माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी की, और वो बचपन से ही सुना हूँ मैं वो पोएम एवरी मतलब दिनकर जी की वो है मानव जब जोर लगाता है पत्थर पत्थर पानी ठम ठोक ठेलता है। एंड फिर आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड यूज दैट बिकॉज ऑफ सर। नहीं वो तो लिखते टाइम मतलब आप लोग का आपकी फील्ड में भी कुछ ऐसा होता होगा, इन लोग ये डायरेक्ट करता है इसका कुछ होता होगा। जब मैं लिखता हूँ तो कई बार रात को कुछ लिख रहा हूँ और गजब कुछ क्रैक होता है, फिर मैं खड़े होकर 15 मिनट टहलता हूँ घर में कि वो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ अलोन। रात को मैं बहुत लेट नाइट लिखता हूँ तो भी बच्चे सो गए होते हैं, तो मैं अकेले उठता हूँ, मैं अकेले खुद को आई बी माई ओन चीयर लीडर, मैं घर में चल रहा हूँ कि भाई ये पहले क्यों नहीं आया, बढ़िया लिखा। नहीं पहले नहीं, क्या किया है भाई। मेरा ये वाला मोमेंट होता है जैसे ही कुछ क्रैक होता है उसके 3 सेकंड के अंदर मुझे या तो सर को बताना है या किसी उसको बताना है जो मेरे भाई साथ। और वो वाला था जब गाड़ी खुलने वाला आया था, हाँ तुरंत बताना था पता है, मुझे yes, कि yes, तुरंत सर ये कैसा है। और दूसरा ये कि आर्मी ऑफिसर्स को लेके आते हैं इसमें, ये कुछ अच्छा क्रैक होता है ना, तो मेरा वो है जैसे सर का है कि 15 मिनट वॉक, मेरा है कि अपने सीनियर को तुरंत बताओ कि सर ये कैसा लग रहा है, ये बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। रात में 3 बज रहे हैं रात को कितने बजे आते हैं, कभी भी भाई। और एक्टर के लिए कब होता है ये? सर एक्टर के लिए तो कोई मोमेंट ऑफ ट्रुथ अगर आ जाए, मतलब जिस टाइम वो कंप्लीटली उसके एक्टर माइंड से बिल्कुल बाहर है, मतलब वो ऐसा हो जाए जैसे आप हैं, ठीक है, जो सर बता ही रहते हैं कि क्योंकि हम इतना प्रोसेस फॉलो करते हैं कि थोड़ा बहुत एक्टर तो रहता ही है हमारे, तो अगर ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पर आप बिल्कुल भूल गए हो कि आप एक्टर हो, और वो बहुत कम होता है, बहुत कभी इस शो में काफी हुआ, मम्मा सर के चंक में, मम्मा सर के चंक में जो हुआ, आप एक्टर्स हेड में सबने एहसास दिलाया या एक्टर्स हेड में आप होते ही नहीं हो, तो वो फीलिंग बड़ी कमाल की होती है। नहीं मेरे को फादर सन सीन में भी फील होता है कि ये दोनों एक्टिंग नहीं कर रहे, बहुत ऑर्गेनिक और बहुत अच्छी केमिस्ट्री आई है दोनों की। फादर सन सीन उसका बताइए जो टॉर्चर वाले सीन में जब ये वो क्रॉल करके जाता है, सर सटाता है, वो जैसा मैं वो सीन तो पहले दिन से ऐसा सोचा था, मेरे को लगता था कि पता नहीं कोई एक्टर कैसे इसको, क्योंकि आप कुछ लिख के देते हो डायरेक्टर का एक इमेजिनेशन होता है, फिर एक एक्टर भी एक इंटरप्रेट करता है, बट वो मेरे को इतना सिंक में लगाना, सो आई एम रियली हैप्पी कि जो मैंने सोचा था वही इसने उधर ट्रांसलेट किया और वही उसने स्क्रीन पे उतारा। तो वो सीन बहुत सही है, उसमें वो जो एक कट आता है कि वो पिताजी की आवाज पहले आ जाती है, क्यों नहीं ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, वो ब्यूटीफुल, वो बहुत अच्छा। इसमें बेसिकली 3 दिन पहले जैसे ये आया था ना, तो हम जब प्रिपेयर कर रहे थे तो मैंने अपने सीनियर्स को भी नहीं बताया था कि मैं इसका ऑडिशन करने वाला हूँ। सर को भी मैंने ऑडिशन के 1 रात पहले बताया था, उससे पहले मैंने उसको बुलाया था और बोला था कि ब्रो देख ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ना, और मुझे नहीं पता तू आएगा कि नहीं इसमें, क्योंकि मैं अपने सीनियर्स को बताऊंगा, अभी तक बताया नहीं है मैंने किसी को, अब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तेरे को ब्रीफ करूंगा कैरेक्टर। कल सुबह मैं एक रीडिंग रखूंगा यशपाल सर के साथ, और उनको मैं नहीं बताऊंगा कि इसमें नया एक्टर आ रहा है, उसमें बताऊंगा वही पुराना एक्टर है। और उनकी केमिस्ट्री में मुझे बार बार डाउट हो रहा था, जो पहले थे वो भी बहुत से एक्टर हैं जो इससे पहले थे इसमें, बट वो दोनों साथ में बाप बेटे कम लग रहे थे। इकलौती दिक्कत वो बहुत बेहतरीन एक्टर है, मतलब ब्रिलियंट एक्टर है, उनके साथ मैं कुछ करूंगा। लेकिन हाँ, फिर ये जब हुआ तो मैं थोड़ी सी फट गई थी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें अगर यही चीज लैंड ना करे कि बाप बेटा नहीं लग रहे हैं, अगर ये शो देखने के बाद अगर आप ये बोलते कि ये नहीं लग रहा है बाप बेटा, तो फिर खत्म ना, सारी मेहनत ही खत्म। तो रात में मैंने उसको बुलाया, मैंने पूरा उसको बताया कि देख मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हो सकता है, तेरी जिंदगी का भी बुरा हो, मुझे नहीं पता तू ये कर पाएगा कि नहीं, लेकिन दिस इज द ब्रीफ, कल अगले दिन सुबह मिल और रीडिंग करते हैं, इस पे प्रिपेयर कर। भाई पूरा रात प्रिपेयर किया, अगले दिन सुबह 10 बजे आया, यशपाल सर आए और उनको बोला मैं नहीं करूंगा रीड, सर ने बोला क्योंकि मैं क्यों नए एक्टर के साथ करूं, जो था उसको बुलाओ। फिर मैंने सर का पैर पकड़े, सर बस एक बार कर लो, मुझे एक टाइप का ऑडिशन ही है। और सर बहुत लाइट में, वो है वीडियो मेरे पास, सर बहुत लाइट और बेमन से पढ़ना शुरू किए। फिर भाई ने पहला लाइन दिया, सर ने देखा उनकी तरफ और फिर मेरी तरफ देखा, फिर सर सीरियस होकर पढ़े। फिर वो वीडियो है मेरे पास और एंड ही वही सीन बहुत अच्छा किया है। हमारे सारे एक्टर्स सारे ने अच्छा काम किया, जोक्स असाइड सबने बहुत अच्छा काम किया, इसने यशपाल सर ने, मैम ने, नीलू मैम ने, शर्ली ने, सबने बहुत अच्छा काम किया, हमजा ने। सो ये बताइए, ये पूरे मूवी का होता है ना, हर चीज का एक कन्वे करना चाहते हैं, तो आप ये क्या मैसेज कन्वे करना चाहते थे थ्रू दिस मूवी? मूवी तो एक जरिया है।
नहीं सर, वही करना चाहते हैं कि अगर ये देख करके 5 बच्चे भी इंस्पायर हों कि हमको आर्मी ऑफिसर बनना, तो विल थिंक द जॉब इज डन। आई एम श्योर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जितना मूवी हो गया या OTT हो गया, ये चीज़ें अपनी सोसाइटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं। लोग वक्त देख रहे हैं, मतलब दिन रात देख रहे हैं। हम लोगों को, फौज को कोई नहीं देख रहा है, मतलब वो दूर है, 26 जनवरी 15 अगस्त या कभी कुछ हो गया, ऑफ सिंदूर हो गया, तो उस टाइम पे ठीक है। बट आप लोग डायरेक्ट हो, मतलब हर चीज़। अब क्या हो रहा है कि 2 तरह की मीडिया बन रही है, मतलब OTT पे भी अगर आपने देखा होगा कि एक वेब सीरीज़ है जो सेना की तरह है, या मैं कहूँगा कि आप फैमिली के साथ रह के बैठ के देख सकते हो, और एक वेब सीरीज़ है जो हर दूसरी तीसरी लाइन में एक गाली आ रही होगी। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या बैलेंस कर रहे हैं? क्या वो सोसाइटी की ज़रूरत है, या सच में इस तरह की ज़रूरत है? पता नहीं सर क्या है, ईच टू इज ओन, बट TVF में हमारा लॉ है, मतलब जो कभी टूटेगा नहीं। एवरीथिंग वी मेक हैज टू बी वॉच्ड बाय द एंटायर फैमिली। हम परिवार के लिए बनाते हैं, हम परिवारों से आए लोग हैं। हम कुछ करके शाम को घर जाते हैं, घर में माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, सबको शक्ल दिखानी होती है। तो बाहर कुछ भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा नहीं करके जाना चाहते हैं कि अपने माता पिता से नजर चुरानी पड़े कि पापा ये लाइंस मैंने लिखी थी। ये नहीं करना, ऐसे करना कि पापा ये लाइंस मैंने लिखी थी, ठीक है। तो हम तो TVF में हमेशा वैसा काम करना चाहते हैं। बाकी ऑडियंस को चलिए, मतलब कंटेंट का बुफे है, जैसे रेस्टोरेंट में जिसने जो खाना है। अब आजाद देश है। मेरा पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकता है, काफी अलग है मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन। है आपका पर्सनल ओपिनियन? आई बिलीव इन सेंसरशिप होना चाहिए, मतलब ठीक है, मतलब सेंसरशिप होनी चाहिए या ओपन ऐसे रहना? मतलब ऐसे छोटे छोटे बच्चों तक पहुंच रही है ना चीजें। करेक्ट, बिकॉज जैसे आपने बोला ना कि बफे है जिसकी मर्जी है। अब आज की डेट में हर लाइन में एक मैकडोनल्ड, पिज्जा हट और वो सब खुला हुआ है। अगर आप US की हालत देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओबेसिटी वहां पर है, सबसे ज्यादा अनहेल्दी लोग वहां पर हैं, ठीक है। हमारे यहाँ इतने नहीं होते थे, अब वो इंक्रीज हो रही है। तो पेरेंट्स अब आज की डेट में उनको लगता है यार कि बच्चों को रोको, जंक नहीं खाना है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, बट वो रुकेंगे तो तभी ना, जब या तो ऑप्शंस बंद हो जाए। जापान में जैसा है ना सर, कि जापान में स्कूल्स में जो मील सिस्टम है, जो मिड डे मील्स हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं अपने आप में। बच्चों के लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सारे सोर्सेज खाने में ही है कि जंक खाने का मौका ही नहीं दिया जाता। ये चीज मैं बिलीव करता हूँ। सिमिलरली आप इस तरह से अगर कंटेंट, इतना कंटेंट आएगा, अब वो बच्चा ठीक है पेरेंट्स के साथ नहीं देखेगा तो वो बाहर स्कूल में देखेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ देखेगा, बिकॉज आप हर टाइम उसे रोक तो नहीं सकते हो। राइट। थोड़ा सा सर ये आई थिंक Slippery slope है। मेरा भी पर्सनल थिंकिंग, मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा जब से ये बिजनेस बन गया है ना सिनेमा, पहले थोड़ा जब ये कोर सिनेमा के माध्यम से लोग बनाते थे तो वो चीज कम रखते थे जिससे आई बॉल ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। आज के माध्यम में ऐसा हो गया कि थोड़ा ज्यादा बिजनेस हो गया है। लाइक हम तो, जैसा सर ने बोला, हमारा तो स्ट्रिक्ट रूल है कि हम ऐसा कुछ करते ही नहीं, और हमारा लर्निंग भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो पूरी फैमिली ना देखे या किसी को ऑकवर्ड हो थोड़ा सा देखने में हल्का सा, है ना। हमने इनफैक्ट एक शो ही बनाया था जिसका नाम था ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन विद पेरेंट्स। उसमें बच्चा कुछ ऐसा ऑकवर्डनेस हो जाता है तो वो भी हमने दिखाया है कि अगर कुछ ऑकवर्ड है तो साथ में फैमिली के साथ बैठ के देखो। और ऐसा नहीं कि हमने गालियां यूज नहीं की, हमने कहीं कहीं अपने कुछ शोज में कई गालियां डाली हैं, बट इतनी जुडिशियसली डाली हैं और इतने वो पिरोया हुआ अच्छे से कहानी में कि लगता नहीं है कि गाली फॉर द सेक ऑफ गाली है। ठीक है, बोलचाल में निकल गई तो आपके पिताजी के, मेरे पिताजी के, हम सबके पिताजी के मुंह से कभी निकली हुई गालियां हमारे मुंह से भी निकलती हैं। तो वो उसको एक ऑफ कोर्स पिरो के रखना पड़ेगा, बट ऐसा थोड़ी, देखिए मतलब भाग तो नहीं सकते हैं। हाँ, नहीं, मतलब क्रिएटिव मीडियम में है और मतलब ये लोगों तक हमारी लिखी हुई चीजें पहुंच रही हैं, हम जो एक्शंस कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रही है, बच्चों तक, यंग बच्चों तक, अडल्ट्स तक तो चलो ठीक है, अडल्ट टू हिज ओन, बट जो इंप्रेशनेबल एज के बच्चे हैं, टीनेजर से 18 साल के नीचे के बच्चे हैं, कॉलेज के यंग बच्चे हैं, तो उनके तरफ तो एक सर्टेन लेवल ऑफ जिम्मेदारी तो बनती है, भाग नहीं सकते हैं कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, माता पिता की जिम्मेदारी है, टीचर की नहीं है, ऐसा नहीं है। एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है हमारा ना, क्रिएटर्स का, आर्टिस्ट का एक समाज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप मेरा काम देखेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, तो उसके बदले में आपको कचरा फीड नहीं करूँ ना। दिस इज द लीस्ट आई कैन डू एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो। इनफैक्ट जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ पैराडॉक्स। जैसे हम अपने घर के अंदर फ्री होते हैं, तो एक दायरा है ना, हम उसके अंदर फ्री होते हैं, हम इस देश के अंदर फ्री हैं, एक दायरा है, हम इस देश के अंदर फ्री, वो भी एक जिम्मेदारी है, मर्यादा है। फ्रीडम इटसेल्फ इज इन अ बाउंड्री, इट शुड बी इन अ बाउंड्री। तो अराजक तत्व हो जाएंगे हम, तो जानवरों में हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। राइट। जो मीडिया है वो नेशन बिल्डिंग में किस तरह से हेल्प कर सकती है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना अभी क्योंकि मैं इस रोल के थ्रू बहुत ज़्यादा और इंस्पायर हो गया हूँ, इट एक्चुअली ट्रिगर्स मी नाउ, जब मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ कि
किसी आर्मी ऑफिसर के साथ या किसी इंसान जो यूनिफॉर्म में पहना है उससे बदतमीजी की जा रही है। अभी रिसेंटली आप स्पाइस जेट का इंसिडेंट देख लो, या आप वो टोल प्लाजा का इंसिडेंट देख लो। मतलब आप समझ नहीं रहे हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए, है ना, और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप किस तरह बर्ताव कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने लग गया है। तो आई थिंक मीडिया के लिए अब यही एक अंडरस्टैंडिंग हम दे सकें कि कि एक्चुअल में जो इंसान यूनिफॉर्म में है, अंडरस्टैंड हिम व्हाट इज डूइंग फॉर यू। इसकी तो जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। इनफैक्ट मतलब सैल्यूट है मेरठ के लोगों को, गांव वाले वो टोल पे चले गए, उन्होंने दिया खर्चा पानी तबीयत से, ये होना मतलब। लेकिन चलो मैं कहूँगा अभी यूनिफॉर्म को हम अलग कर देते हैं, जो बाकी एक कहता है ना कि राष्ट्र निर्माण में हर एक की जिम्मेदारी होती है ना, अपना फौज की अलग है, देन इंडस्ट्रीज की अलग है, तो उसी तरह से मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है। तो किस तरह से आप लोग सर मीडिया की जिम्मेदारी, आई थिंक ये तब सेम डिस्कशन होगा जब मीडिया के पीछे जो लोग खड़े हैं वो सारे जिम्मेदार लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि अभी फिलहाल सारे जिम्मेदार नहीं है। कुछ लोग हैं जो जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, कुछ लोग हैं कि जो खड़े हैं और पैसा बना रहे हैं। जब आप एक वैसा टर्म ले आओगे जिससे आपको फायदा निकल रहा है, तो फिर आप एक हद तक जाते हो जो गलत भी है। जैसे कि बचपन में हमें कोई चीज करने से रोकी जाती थी, माँ बाप रोकते थे, देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। हमें लगता था कि ये तो गलत, क्यों रोक रहे हैं, हमें क्यों नहीं बाहर जाने दे रहे। अब जाके समझ में आता था कि क्यों रोक रहे हैं। अब के टाइम पे ऐसा हो गया है कि नहीं रोकते हैं। अब सब बच्चे 8th में फोन आ गया है, 7 मेरा फोन आया था 12th क्लास में मेरे हाथ में। हाँ, 12th में फोन आ गया था तुमको? हाँ, मतलब वो क्योंकि मैं कोटा चला गया इधर से। लेट मी स्पीक टू योर फादर। मतलब वो भी ये वाला फोन नहीं, कीपैड वाला फोन। और अभी सर 5th में बच्चे स्कूल फोन लेके जा रहे हैं। तो आप कितना ही रोक लोगे, किसी को रिस्ट्रिक्ट कितना कर लोगे, आप उसके पास पूरा गैजेट है जिसमें सब देख सकता है, दुनिया की सारी चीजें देख सकता है। आप कैमरे के पीछे वाले लोगों को कितना ही जिम्मेदार बना लोगे, कोई ना कोई तो एक गैर जिम्मेदार निकलेगा जो कुछ ऐसा बनाएगा जो कि वहां तक पहुंच जाए और वो बच्चा देख ले और बिगड़ जाए, क्योंकि उससे उसको फायदा मिल रहा है, एक आई बॉल ज्यादा मिल रहा है। और वो बच्चे को मना किया गया है तो सबसे ज्यादा पहले वही देखेगा, मना किया गया ये तो देख लेते हैं। तो आई थिंक जो आप बोल रहे हो उसमें जिम्मेदार लोग हम, ये थोड़ा सा वैसा वाला है कि आप पूछोगे फिर मैं पूछ दूंगा, फिर आप पूछोगे, वैसा वाला। कभी इसका सॉल्यूशन आई डोंट थिंक निकल सकता है कभी। ये वही है कि जब सब लोग एक मतलब सारे इंडियंस जिम्मेदार इंडियंस हो जाएं, यही है उसका सॉल्यूशन। जो बना रहे हैं वो जिम्मेदारी से बनाएं। अगर आप कुछ एक एडल्ट कंटेंट बना रहे हो, कुछ गाली वाला कंटेंट, आपको सही में एक अंदर से कहानी है जिसमें भरी हुई है गाली, मैं उसकी रोक नहीं है कि आप नहीं कहो, लेकिन फिर आप 30+ लोगों को दिखाओ जिनके पास दिमाग मैच्योर थोड़ा हो जाता है, जिनको समझ है कि ये गाली हम रियल लाइफ में नहीं बोल सकते। अगर आप 18 साल के बच्चे को दिखाओगे ये बोल के कि ये तो 18+ है, अब तो देख सकता है, 19वें साल में वो गाली अपने क्लास में बोल रहा होगा, उसको थोड़ी समझ है कि ये गाली नहीं बोलनी है, ये सिर्फ सिनेमा है। बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिसमें भर भर के गालियां हैं, और बच्चे, मैं जानता हूं मेरे छोटे भाई 12, 13 साल, 14 साल में सब डायलॉग्स पता है गाली वाला। तो ये अच्छी बात नहीं है सर, मुझे भी नहीं पसंद है ये, बट स्पेशली सोशल मीडिया के साथ तो अभी कोई भी कुछ भी बना करके अपलोड कर सकता है। तो मतलब आप क्रिएटर्स को बनाने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन फिर दिखाने की सबको आजादी नहीं होनी चाहिए। आपको फिर अगर आप एक कोई एडल्ट कंटेंट बना रहे हो, एक शो ऐसा रखो जहां पे सिर्फ 30+ आ सकते हैं लोग उसको देखने, या फिर 35+ आ सकते हैं विद आधार कार्ड, आप अब जो भी इसका प्रोसेस है, ताकि समझदारी से देख सके। ये मेरे को एक चीज क्या लगती है ना सर, कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे, जब हम टीनेजर्स थे या अर्ली ट्वींस थे, कॉलेज में थे, तो हम ज्यादा बेवकूफ थे। ठीक है, हम ज्यादा गलतियां करते थे, हम ज्यादा मतलब दाएं बाएं लेफ्ट राइट ज्यादा भागते थे। बट हमारे टाइम में होता क्या था ना, कि हम अगर कुछ गलती कर रहे हैं या कुछ गलत सोच के चल रहे हैं, कुछ गलत बात कर रहे हैं, तो उसको सुनने वाले 5-6 दोस्त, मैक्सिमम 8-10 दोस्त, थोड़े कजन्स, उसमें से कुछ लोग आपको चेक्स एंड बैलेंस देते थे कि नहीं तू गलत बोल रहा है, गलत सोच रहा है, गलत कर रहा है। अब क्या हो गया है कि टीनेजर्स हैं, कम एज के बच्चे हैं, वो कुछ गलत विचारधारा, गलत बात वो बोल के इंस्टाग्राम पे डाल दे रहे हैं। अब उनका माई ट्राइब करके इनका एक वर्ड चलता है। अब ये कंटेंट बना रहा है बैठ के लड़का नाला सुपारा में, इसका ऑडियंस इसको मिल रहा है, कहीं तो बाहर NRI से कुछ तो चल रहा है रैंडम। अब इनका एक माई ट्राइब बन गया, अब इनको वैलिडेट करने लोग बहुत बढ़ गए। तो मेरे को लगता है कि मतलब किशोरावस्था और जो आपका 20s है, अर्ली 20s, वो बनाई है गलती करने के लिए, वो खूब गलती करने के लिए बना। अब गलती बहुत नहीं करते हो तो बहुत नहीं सीखते हो, वो बना है सीखने के लिए, वो सीखो। लेकिन आपकी गलतियों को जब लगते हैं एक बहुत बड़ा क्राउड वैलिडेट करने, देन यू बिकम अ वेरी ब्रोकन एंड डैमेज्ड 40-year-old, and eventually you have to reach 40. I don't, पता नहीं ये लोग पहुंचना चाहते हैं कि नहीं। You have to reach 40. हाँ, मतलब 21 साल के बच्चे ही हैं, 20-21 साल के, जिनके लाइफ में बहुत मेंटल
चीजें हो चुकी है, बहुत सैड है वो ऑलरेडी, हाँ। बहुत दिक्कत हो चुकी है लाइफ में। 21 साल में मुझे पता था कि मेरे को अगर 10th में मार्क्स नहीं आया तो पापा मारेंगे। दिस that's वाज द it. ओनली प्रॉब्लम आई हैड। That's it. That was the biggest और problem. अभी सारी चीजें प्रॉब्लम है उसके हाँ। पास, की हार्ट इशू की, दिल टूट चुका है, हाँ, घर वाले हो बात गया नहीं है। करते हैं, डिप्रेस है, बहन से बात नहीं होती है, अरे भाई को मार म्यूचुअल दिया फंड है। करना है, Mutual ईएमआई fund देगी, करना क्यों है। देनी है तेरे को ईएमआई? 20 साल का बच्चा क्या करेगा ईएमआई देके? पैसे ले पापा से जाके मस्ती करके यार। सर का एक बहुत अच्छा थॉट सर ने मेरे को बताया भी था कि जो बच्चे बोलते हैं कि मैं तो 17 साल से ही कमा रहा हूँ, अच्छी बात नहीं होती। हाँ। मतलब हमारे तो मतलब नहीं मतलब इस मामले में मेरे पेरेंट्स का भी सेम ऐसे ही था कि भाई तुम्हारा स्कूल कॉलेज तक हमारी जिम्मेदारी है, तुम पढ़ो अच्छे से, तुम्हारा काम है पढ़ना। कभी ठीक है। पापा ने थैंकफुली कभी पापा ने ठीक है मतलब आते हैं, अब क्या करें, पापा की अच्छी जॉब थी, बैंक में थे, दादाजी टीचर थे, ठीक है, परिवार ने सपोर्ट किया हमेशा, सब कुछ अच्छा रहा। बट पापा ने कभी ये नहीं किया कि नहीं नहीं परसों जॉब चाहिए, कल जॉब चाहिए तुमको, ये जॉब करो, बिल्कुल नहीं भाई। कभी नहीं। पढ़ाई खत्म करो, पढ़ाई कर लो, नौकरी होगी तो होती रहेगी। इनफैक्ट आईआईटी के आपके 4 साल याद आ गए। कहाँ बेटा, आईआईटी मुंबई में। मैं वही करूं, अगर सर आप सोचिए, अगर आज का ही दौर होता तो मैं पता है क्या कर रहा होता, मैं इंस्टाग्राम में हैंडल चल रहा होता मेरा नॉन आईटी इन आईआईटी, और मैं उसके वीडियो बना रहा होता, और बाकी मेरे जैसे जितने और ऐसे लड़के होंगे जो हर हॉस्टल में कहीं ना कहीं रहे होंगे, सबकी जिंदगी मैं खराब कर रहा होता। सब सोचते कि आईटी जाने का तरीका यही है, एक दोस्त बना लो जिसका आईटी निकल जाए, फिर जाके रहो। तो पापा को वहां से रिपोर्ट करो। कहाँ हो बेटा, आईआईटी में। अच्छा, उस तक तो अंकल ने फोन रख दिया, बेटा आईआईटी में। अरे मैं आईआईटी में वैसे ही रह रहा हूँ। ये सर, बट यस रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, और मेरे को लगता है कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मैं चाहूंगा कि मेरे भारतीय फेलो इंडियंस हॉकिंग बंद कर दें सड़कों पे। हॉर्न से सर मैं परेशान हूँ, मेरे को रोज सर दर्द होता है। मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में बोलना कि प्लीज डोंट हॉन्क, बहुत सर दर्द होता है सर। आप और मुंबई में रिक्शा में आप बहुत ट्रैवल करते हैं, क्योंकि गाड़ी लेके निकलोगे तो आप ट्रैफिक में ही रह जाओगे, और रिक्शा दोनों साइड से खुला होता है। और मतलब सॉरी टू नेम अ ब्रांड बट क्रेटा एंड ऑल, ये लोग ऐसे मतलब क्यों मार रहे हो ऐसे हॉर्न भाई? मैं तो कईयों को बोलता हूँ मतलब कि भाई मैं उड़ा के तो लेके जा नहीं सकता हूँ, अगर तुम मेरे पीछे खड़े हो और रेड लाइट है तो जब वो ग्रीन होगी और जब आगे वाला चलेगा मैं तभी चलूंगा। अगर तुम्हें इतनी जल्दी थी तो तुम्हें चॉपर खरीदना था। सर गली में हाई बीम क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये मेरा सवाल खुद से है। मतलब मैं आपको बताता हूँ इसका ना, कोई अगर कोई आईआईटीएन देख रहा है ना तो वो रहने वाला नहीं एक्चुअली। मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप ट्रैफिक का मैनेजमेंट फौज को दे दो, 6 महीने के बाद देखना आप कौन हॉन्क करता है। नहीं सर, मैं आपको अब बताता यार हूँ। ये सब भी हमसे मत कराओ, ठीक है, हम बहुत सारी चीजें करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होना चाहिए ना, एक पीछे स्क्रीन होनी चाहिए और आपके थॉट्स उसमें डिस्प्ले होने चाहिए। भैया, उड़ के जाऊंगा क्या? है ऐसे टाइप के थॉट्स आपको उसमें डालोगे तब जैसे तो एक्चुअली मतलब लोग मतलब जाके आर्मी वाली फिल्में देख के आर्मी मैन बनना, ये मैन बनना, वो सब अच्छी थॉट है, अच्छा है, सीखो। बट अगर आर्मी से कुछ एक चीज सीखना है तो अनुशासन सीखिए। जिस मतलब ब्रिलियंट, मतलब मैं अगर मेरे लिए पूछा जाएगा कि एक टेकअवे मेरा क्या है, मतलब पिछले 2-3-4 साल से आर्मी के ऊपर रिसर्च करके और समय स्पेंड करके बहुत ऑफिसर्स के साथ, डिसिप्लिन और नेक्स्ट। लेकिन अब पता है आनंद, मैं बताता हूँ, इट्स ब्यूटीफुल। आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, सिक्किम जाइए, अगर कोई हॉर्न बजा रहा है ना तो वो सिक्किम से बाहर का होगा। नॉर्थ ईस्ट में बेसिक जो चीजें हैं एंड बेसिक एटिकेट्स, मैं कहूँगा हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। या हम लोगों से बहुत अच्छे, मैंने नहीं देखा, मतलब जनरली नहीं, मैं आपको मैक्सिमम वही जगह पर सफाई और लैंग्वेज and बैरियर भी नहीं है, शिफ्ट हो जाता हूँ उधर। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, ये हॉकिंग इस कहते हैं ना कि बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। जो दूसरी ज्यादा प्रोमिनेंट बीमारी है वो है इम्पेशेंस। हमारे कोई पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है हर चीज में हम। और आप एक बहुत सही लाइन बोलते हैं, मैं उनकी एक लाइन बताता हूँ आपको कि इन इंडिया एवरीबडी इज इन अ रश एंड एवरीबडी इज लेट। आप रोड पे चले जाओ सब हड़बड़ी में, आप हर दफ्तर जाओ सब लोग लेट है। तो ये हो गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, व्हाट पैराडॉक्स इज दिस? और सब लोग बिजी हैं। सब लोग बिजी। बिकॉज ऑफ दिस पेशेंस ना, क्या होता है कि आपको किसी के लिए रुकने का समय नहीं है, आप कुछ एंजॉय करने का समय नहीं है, आप पेशेंस ही नहीं है, आपको लगता है कि यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और मेरे को लगता है कि कन्फ्रंटेशंस अवॉइड करो ना, कि ठीक है अगर हल्का ये हो गया तो आगे बढ़ जाओ, मतलब रुक के बहस के देखा क्यों ये क्यों लगा। मैं अभी कुछ दिन पहले सर को बोला था, है ना, कि मेरी गाड़ी का, हाँ या मैंने कहा कि सर ने कहा भाई तेरी गाड़ी में बड़े निशान वगैरह लगे हुए हैं, तो मैं ऐसा गाड़ी है टच होगी, टच हो गई, ठीक है, टच होगी, मैं कभी कुछ नहीं कोई बोलता बात हूँ, नहीं, मतलब बिल्कुल गाड़ी नहीं सड़क करना पर अगर है। चलेगी तो टच होगी ही होगी, राइट। ठीक है।
तो मैंने ठीक है चलने दो, कोई वो नहीं है। अब लोग बाग उतर के उसको लड़ने लगते हैं वो सारी चीजें, तो मैंने कहा यार कोई फायदा नहीं उससे। पता है मेरा बाप कौन है। हाँ दो तो यही बैठे। नहीं हम लोगों को ये थोड़ा, हम लोग को ट्रैफिक एटिकेट थोड़ा एक्चुअली डिसिप्लिन आर्मी से हमें सिखाना चाहिए। आई थिंक इसका मेन रीजन सर पेशेंस है, और जो सर बोल भी रहे हैं कि अपना ADHD जो लोगों में बढ़ते आ रहा है, और कि एकदम तुरंत चाहिए, ये भी तुरंत हो जाए, ये भी तुरंत हो जाए। दूसरा मेरे को एक और चीज लगता है ना कि कार जो है ना, कार अटेंशन स्पैन एकदम ही, कार मेरे को लगता है ना सर कि हमारे देश में कार यातायात का साधन नहीं है, रुतबे का साधन है। मैं देखता हूँ, मतलब मैं कार रिव्यू चैनल्स बहुत सारे फॉलो करता हूँ, भारत के भी बाहर के भी। एवरी इंडियन जो भी रिव्यू करता है कार, कहता है कि ये लीजिए इसमें रुतबा ही अलग है। मैंने किसी भी फिरंगी को ये बोलते हुए नहीं सुना है कि टेक दिस कार एंड योर ऑरा बिकम्स डिफरेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ कार का इंजन, कार का सेफ्टी स्टैंडर्ड, कार की सारी, ये लोग भी सारी बातें करते हैं, बट दे ऑलवेज ऐड दिस, अरे ये रुतबा है, सड़क पे चलेगी लोग देखेंगे कुछ चल रही है। नहीं, क्यों देखेंगे लोग सड़क पे? लोग ऑफिस में जाने के लिए बिजी हैं और मार रहे हैं। और मार रहे हैं। लोगों को यही पड़ी है कि देखेंगे अरे तेरी कार क्या है। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट ये मैं ऑब्जर्व ही कर रहा था अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर 6-7 इसी एरिया के लोकल न्यूज़पेपर में किसी एक पर्टिकुलर एसयूवी के मतलब टाइप, आई नो हाँ, किसी एक पर्टिकुलर एसयूवी के टाइप ने वो मॉर्निंग वॉकर्स को ठोकना शुरू किया है कि हर दिन आज इसको ठोक दिया, कल उसको। मैं क्या, व्हाई इज दिस पर्टिकुलर व्हीकल ओनली? बट वही रुतबा है, रुतबा के लिए खरीदा है, एटीट्यूड बंदे का कुछ और है। हैचबैक कर दो सबकी गाड़ियां। साइकिल सर, मेरे को तो, मैं गया था नेदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम गया था, वो इतना सुंदर है, ये नहीं हो पाएगा इंडिया में कभी, क्योंकि एक CEO भी साइकिल से जा रहा है, एक सिविलियन भी, सब जो बेसिक गरीब आदमी है वो भी साइकिल यूज कर रहा है, और एक बिलियनियर भी साइकिल से जा रहा है। गाड़ी बेचारे यहाँ साइकिल से जाते हैं ना, वो रुतबे वाली गाड़ी के नीचे पाए जाते हैं, कई सारे मर गए बेचारे। हाँ, और मेरा वहाँ एक दोस्त रहता भी है, उसने बोला कि हम लोग जज करते हैं कोई गाड़ी लेके, कि गाड़ी क्यों लेके जा रहा है, वैसा वाला जैसे हम साइकिल को जज करते हैं ना कि साइकिल से क्यों जा रहा है, ये उल्टा है वहाँ पे। ये माइंडसेट ही है, कभी नहीं आएगा इंडिया में। वही है कि और इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हॉकिंग की, ट्रैफिक की, हेल्दी आप रहोगे। और मुझे लगता है ज्यादातर ट्रैफिक जैम्स इज लेसर अबाउट द चौड़ाई ऑफ द रोड। मेरे को प्रॉब्लम लगता है कि ह्यूमन ड्राइविंग और ह्यूमन एरर इज अ बिगर कॉज इन ट्रैफिक जैम्स। अब जब भी देखोगे ना बड़ा जाम लगा हुआ, वो देखेंगे रैंडम ट्रक वाला टेढ़ा होगा, ऐसे किया होगा, हाँ, एक कार वाला ऐसे होगा, कोई उल्टी साइड उसको सडनली यू टर्न मारने का मन किया, वो फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गया, फिर रियलाइज किया मुझे नीचे, अब वो रिवर्स में जा रहा है। हाँ, ये कैसे, ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता यार। मैं सर समृद्धि महामार्ग पे था, समृद्धि महामार्ग मुंबई टू नागपुर, उस पे मैं सर एक बंदे को देखा हूँ सर, रॉन्ग साइड में रिवर्स आके ऐसे गाड़ी पार्क करते हुए। हाउ कैन यू डू दैट? मतलब आपको डर नहीं लग रहा है क्या? 100-120 में गाड़ियां जा रही हैं। आजाद है देश। उसी को थोड़ा सा आजादी को थोड़ा सा मॉनिटर, अनुशासित आजाद देश होना चाहिए हमें, डिसिप्लिन्ड फ्री कंट्री। मतलब आई थिंक आजादी उसी को तो जिसकी आजादी लेने लायक IQ है, कि आप आजादी हैंडल कर सकते हैं। लीजिए आप आजाद हैं। एक्टिंग और राइटिंग राइटिंग में कौन सा बेटर है? राइटिंग क्यों? सोचा भी नहीं। राइटिंग में यू गेट टू एक्सप्रेस मोर। आप एक्टिंग में नहीं हो पाता। आप दुनिया बनाते हो ना। एक्टर उस दुनिया का हिस्सा जीता है, राइटर तो वो दुनिया बनाता है, क्रिएट करता है, सोचता है, सब कुछ, सारे कैरेक्टर सोचने होते हैं, हर कैरेक्टर कैसे बात करेगा सोचना होता है, सर हर एक्टर सीन सोचना होता है। उस पूरे गाड़ी का एक नट बोल्ट है। करेक्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि राइटर बाप होता है, मैं कहूंगा प्रोड्यूसर बाप होता है, क्योंकि वो आपके सपने पे अपने पैसे लगा रहा है, जो आपके पिताजी ने किया था। तो बाप अगर आप पूछोगे, मैं ये नहीं कहूंगा राइटर बाप होता। मैं तो अपने काम से इंपॉर्टेंट डायरेक्टर के काम को मानता हूँ कि मैंने तो दुनिया लिख दी है। अब जब मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, मैं बीच में शुरू में डायरेक्ट भी कर, फिर मैंने बंद कर दिया डायरेक्ट करना। मैं इसको बोलता हूँ हमेशा कि मेरे को वो सतत नहीं चाहिए कि ये मग ऐसे रखा होगा कि ऐसे रखा होगा। मैंने लिख दिया कि टेबल पे मग रखा हुआ, अब मैंने लिखा है कि टेबल पे मग रखा हुआ, मग से कैरेक्टर का चेहरा छुप रहा है। अब ये पर्दे पे उतार के तू ला के देगा मेरे को, ये मेरा सरदर्द नहीं होना चाहिए। तो मेरे से अधिक सरदर्द तो डायरेक्टर लेता है और प्रोड्यूसर तो कर लेता ही लेता है। बिकॉज आपने जो लिखा है उसको समझ करके प्रेजेंट करना, इट्स अ बिग, दैट इज व्हाई आई सेड कि बाप प्रोड्यूसर के अलावा कोई बाप नहीं होता है। सब बेस्ट के सिनेरियो हम लोग चाचा जी हैं, मझले चाचा, बड़े चाचा, पापा जी वही हैं। और किस तरह की राइटिंग? हाँ, सब कुछ सर, सब कुछ, हर प्रकार की राइटिंग। यस यस यस, कॉमेडी, ड्रामा। मम्मी क्या होती है? थ्रिलर। मम्मी पापा हो गए, चाचा हो गए, बच्चे हो गए, सब। मम्मी होती है डायरेक्टर। सबके एवरीबॉडीज
कंप्लेनिंग बैग। हाँ, सुबह सुबह नहीं होता कि पापा भी अपना अखबार मांग रहे हैं, अपना बैग मांग रहे हैं, बच्चा भी अपने मोजे मांग रहा है, बहन भी अपना बैग तैयार करवा रही है, और मम्मी सब कर रही है, और किचन में भी खाना पकवा रही है भाई से। तो वो डायरेक्टर इज सॉर्ट ऑफ द मम्मी। एक्टर होता है लाडला बेटा। एक्टर तो छोटा बिगड़ा हुआ छोटा लाडला बेटा। हाँ बेटा, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो बच्चे हैं बिगड़े हुए बच्चे हैं, बिगड़े कुछ बच्चे। बिगड़े हैं, कुछ समझदार हैं। ये कौन था? नहीं एक्टर बहुत मतलब एक्चुअली नहीं हैज डन अ गुड जॉब। और एक्टर्स मतलब जोक्स असाइड, मतलब हम लोग सब जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं उसका फ्रंट फेसिंग तो एक्टर्स ही हैं। सबसे अधिक प्यार मिलता है तो सबसे अधिक गालियां भी मिलती हैं। 90% लोग क्रेडिट लिस्ट में जाके डायरेक्टर और राइटर का नाम नहीं पढ़ते, प्रोड्यूसर का नाम नहीं पढ़ते, बट पर्दे पे सीधा एक्टर दिख रहा है क्या ये कर रहा है, तो अच्छा बुरा जो भी कर रहा है ये। हाँ, मेक और ब्रेक तो फॉर एक्टर के है। बट दे हैव अ लॉट एट स्टेक। ये बताओ, ये लव एंगल से कोई दुश्मनी है आप लोग की? मतलब नॉर्मली हर लव एंगल से कोई दुश्मनी है? नहीं सेना में भी कोई ठीक से दिखाया नहीं है। सीजन 2 में दिखाएंगे। सीजन 2 में अच्छे से दिखाएंगे। नहीं बहुत अच्छे से मत दिखाना, नहीं तो वो डाइल्यूट कर दोगे फर्स्ट यार फौजियों को भी लव एंगल होता है। अरे हमारा विधान। अरे आपकी वाली कहानी है बस। अरे कट होने के बाद सुनाएंगे क्या? एक सीरीज तो इसी में निकल जाएगा। क्या बात है। अच्छा आप बताइए, एक वर्ड जो आर्मी को डिस्क्राइब करता है इस सीरीज के बाद। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस फॉर फैमिली, सैक्रिफाइस फॉर यू नो फॉर लाइफ। आई मीन आप पूरे तरह अपना आप को निछावर कर देते हैं। चैन और सुकून का सैक्रिफाइस। चैन और सुकून का सैक्रिफाइस। सेट का सबसे बड़ा प्रैंकस्टर। सेट का सबसे बड़ा प्रैंकस्टर मैं ही था। क्या बात है, डायरेक्टर साहब खुद ही हैं? इसके साथ भी किया है। मुझे लगता है मम्मा सर थे वो तो मम्मा सर तो सही में थे, वो मतलब सेट पे उनकी इन जनरल वो सब थोड़ा सा माहौल बना के रखना पड़ता है। और अगर एक्टिंग और डायरेक्टर ये सब नहीं कर रहा होता तो क्या करते? आईआईटी हॉस्टल तो निकाल देता, कुछ सालों में और ही रख लेता। कभी तो निकाल देता। नहीं तो डीन बनाना पड़ता उनको। बेतिया जहां से मैं आता हूँ वहां पे या तो थोड़ी बहुत खेती कर रहा होता, और या तो पापा से पैसे वैसे लेके एक टीवी और वो सब का शोरूम डाला होता, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन टाइप का वो डाला होता। 9 to 5 तो नहीं करता मैं। आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स। आई एम नॉट डूइंग कॉर्पोरेट स्लेवरी। और आप तो वो क्या सड़क बना रहे होते, कंस्ट्रक्शन। किसान होता और धंधे वाला होता। सर। मैं घूम रहा होता, मैं जॉब कर रहा होता, पैसे कमाता और घूमता। मुझे घूमने का बहुत शौक है। वाह, तो इसी बात पे थोड़ा घूम जाओ। ठीक है, एक एक लाइन यूथ के लिए, एक मैसेज। यूथ के लिए एक मैसेज, 1 लाइन। बी डिसिप्लिन्ड। ज्ञान किताबों में ढूंढो, इंस्टाग्राम पे नहीं। नहीं बट वो कहेगा कि नहीं, ज्ञान किताबों के अलावा बाहर भी है, घूमो। है बहुत जगह है, सब जगह। तो पढ़ाई करने में स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई तो बाहर ट्यूशन पे भी 10 जगह होती है, लेकिन हम जाते तो स्कूल है ना। सर अपने एक्सपीरियंस से सीखो, सेल्फ रिफ्लेक्शन। आई थिंक वो बहुत जरूरी है। डीप हो गया अचानक से। एक चुटकुला मार दे। एक्टर्स। चुटकुला ये बहुत इजी प्रोजेक्ट है ये। हाँ। एक लास्ट में जाते जाते अगला प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। अब कई सारे प्रोजेक्ट हैं इनके तो। ऐसे ही कुछ जो भी आप बताना चाहते हैं, अगर बताना चाहते हैं तो मतलब मैं ये ओवरऑल किस तरह का, किस ओवरऑल तरह का टीवीएफ का ही बता देता हूँ। हमारा मतलब बहुत बड़ा अभी चीजें धीरे धीरे पता चलेंगी। वी आर एंटरिंग फिल्म्स आल्सो। हम फिल्मों में घुस रहे हैं। हमारी फिल्म में एक टीवीएफ फिल्म, की? हाँ एक फिल्म तो हमारी अनाउंस भी हो चुकी है, 1 जो दीपक मिश्रा डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अरुणाब सर ने लिखी है, मैंने उनके साथ काम किया उस पर राइटिंग में। और उसके साथ अलावा एक फिल्म ये कर रहा है। ठीक है, मैं एक और फिल्म लिख रहा हूँ, और काफ़ी सारे शोज हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, और डिफेंस फोर्सेस पे और चीज़ें होती रहेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज समथिंग विच वी हैव एंटर्ड। वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस एंड वी विल एंटर, मतलब वी विल गो ऑल द वे टू मुझे पूरी उम्मीद है कि नेवी, एयरफोर्स, नेवी। हाँ, करने का तो सारा मन है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एनएसजी जो बात की अपन ने, एनएसजी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सब पे घुस, बीएसएफ हो गया, सब पे घुसना चाहते हैं, सब पे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। एंड असली वाले ऑफिसर्स और जवानों को आप लेते रहना ऐसे ही। यस डेफिनेटली सर। मैं तो एक जो ताकि आपके हीरो को भी लगे कि यार ये कहाँ फंसाता हूँ मैं हर बार। उनका बहुत मेरे को इंट्रिगिंग पार्ट जो मतलब हमारे दिमाग में और ज्यादा वो लोग दिखते रहते हैं रेगुलरली, जो दिखते हैं वो सीआईएसएफ, जो हमको एयरपोर्ट पे दिखते हैं। दे गो थ्रू
मतलब छोड़ो, मैं नहीं प्रयोग करना चाहता हूँ कैसे कैसे लोग लाइंस में होते हैं और क्या क्या तरीके से वो ये करते हैं, बट सबको बर्दाश्त करते हैं। हाँ अरे कैसे कैसे लोग मतलब इस पता कैमरा के नहीं। माध्यम से मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे आपने रियल ऑफिसर्स बोला, आप सर तो हमारे शो में आए थे, आप बच गए हो, आपको आना है। आप सर की डेट्स नहीं मिली थी हमें, लेकिन अगले वाले में धरना मैं बाहर डाल दूंगा कि जब तक आप यस बोल दो सर, ऑन रिकॉर्ड। Yes, yeah. डन हो गया। यही चाहिए था। पुलिस पे चीजें लाइंड अप हैं, तो हम लोग वी वांट टू केटर टू एवरी इंडियन एंड वी आर केटरिंग टू एवरी इंडियन। नहीं बिल्कुल, एंड मैं हम लोगों को तो लगता है कि जितना यूनिफॉर्म को आप अच्छे उसमें दिखाएंगे, बिकॉज मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन अच्छे हैं, मतलब हर बंदा 19-20 सब में होता है, हम इसी सोसाइटी के पार्ट हैं, मतलब भले ही वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हो या पैरामिलिट्री फोर्स में हो, बट सभी ऑर्गेनाइजेशन शायद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसीलिए देश भी ऑफ कोर्स सर, नेगेटिव मतलब एक थोड़ा थोड़ा नेगेटिव हर जगह होता है, बट उस पर फोकस क्यों करना है? द ग्लास इज हाफ फुल। So thank you so much. अरे सर थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया हमें। बहुत मजा आया। थैंक यू सर। And wish you all the best. I'm sure हमने पहली बार अपने शो के बारे में हम तीनों ने बात की है कहीं पे भी ऐसे खुल के, हमने अपने शो के बारे में आपस में भी बात नहीं की, रिलीज किया, हम सिर्फ देख रहे हैं और कमेंट्स पढ़ रहे हैं। दिस वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहां पे हमने बात की। नहीं इसीलिए बुलाया। थैंक यू विक्रम, थैंक यू अभिनव। अरे सर थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू मंक्स एंड वॉरियर्स। वॉरियर्स, या बहुत सही लगा मेरे को, बहुत कूल नाम लगा एक्चुअली। इट्स वेरी लोगो ही बहुत all thanks to him. it's smart and mature and yet it caters to the younger audience जो इंटरनेट पे ज्यादा है, so it's very good and I hope कि बच्चे आपका पॉडकास्ट देखें और है नहीं वो और अच्छी बात ये है कि देख भी रहे हैं, मिलियन होने वाला है इनका। हाँ 9, और आप लोग का 26, एज ग्रुप जो है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा एज ग्रुप है? मतलब 18 to 40 18 to 40 सबसे ज्यादा। अरे बहुत सही सर, बहुत अच्छा बात है। और कमेंट्स में भी इनके सर्कल में जाता हूँ तो वही इंस्पायर होते हैं, हम भी बहुत बनेंगे। अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत नहीं अच्छे। नहीं बहुत सही बहुत अच्छा कर रहे हो सर आप लोग।